स्वागत है। आज हम रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट मतलब आरसीसी की डिजाइनिंग के खास तरीके पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड या डब्ल्यूएसएम के बारे में है। हाँ, इसे मॉड्यूलर अनुपात विधि भी कहते हैं। बिल्कुल। और ये लीनियर प्रत्यास्थ सिद्धांत पर आधारित है ना? सही। तो आज का हमारा लक्ष्य है कि इस मेथड के जो मूल सिद्धांत हैं, जो मुख्य आइडियाज हैं, उनको थोड़ा समझें। हाँ, कोशिश करते हैं इसे आसान बनाने की। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट पीसीसी और ये रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट आरसीसी, इनमें मेन फर्क क्या है? देखिए, पीसीसी जो साधारण कंक्रीट है, सीमेंट, रेत, गिट्टी, पानी का मिक्सचर, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, मतलब दबाव झेलने की ताकत, वो तो काफी अच्छी होती है। लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ, खिंचाव झेलने की ताकत, वो लगभग नेग्लिजिबल होती है, न के बराबर। अच्छा। इसी वजह से ये भंगुर होता है, मतलब ब्रिटल। जरा सा खिंचाव पड़ा और टूट सकता है। ओके। यहीं पर आरसीसी आता है, रीइंफोर्स्ड। इसमें हम कंक्रीट के साथ स्टील की छड़ें, मतलब सरिया, डाल देते हैं। हाँ, देखा है। तो अब क्या होता है, कंक्रीट अपना काम करता है, दबाव झेलता है, और स्टील वो खिंचाव और कर्तन, मतलब शियर, को संभालता है। तो एक टीम बन गई। बिल्कुल, एक कंपोजिट मटेरियल बन गया। और वैसे इसका क्रेडिट फ्रांसवा कॉग्निट को जाता है। उन्होंने सबसे पहले इसे डेवलप और यूज किया था। दिलचस्प। तो आरसीसी में कंक्रीट की ताकत और स्टील का लचीलापन दोनों मिल गए, और ये मौसम और आग के लिए भी बेहतर है, ऐसा स्रोत बताते हैं। हाँ, ये इसके फायदे हैं। बढ़िया। तो अब आते हैं इस पर, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ये असल में काम कैसे करता है? क्या है इसका फंडा? डब्ल्यूएसएम का जो मूल सिद्धांत है वो है सुरक्षा। इसका मकसद है कि जब स्ट्रक्चर पर उसका सामान्य लोड, मतलब वर्किंग लोड आ रहा हो, हाँ। तो उस लोड की वजह से कंक्रीट और स्टील में जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है, वो उनकी एक सुरक्षित लिमिट, जिसे हम परमिसिबल स्ट्रेस या अनुमत प्रतिबल कहते हैं, उससे कम ही रहे, ज्यादा ना हो। ठीक है, मतलब एक सेफ्टी मार्जिन लेकर चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सेफ्टी लिमिट कैसे तय होती है? हम पदार्थ की जो कुल ताकत है, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेस, उसे एक नंबर से भाग देते हैं। अच्छा। उस नंबर को कहते हैं सुरक्षा गुणांक या फैक्टर ऑफ सेफ्टी, FOS। ओके। अब कंक्रीट जो थोड़ा भंगुर है और जिसकी क्वालिटी में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, हाँ। उसके लिए ये FOS ज्यादा होता है। जैसे बेंडिंग में करीब 3.0 और सीधे दबाव में तो 4.0 तक। काफी ज्यादा है। हाँ, जबकि स्टील जो फैक्ट्री में बनता है, ज्यादा भरोसेमंद है, डक्टाइल है, उसके लिए FOS कम होता है, करीब 1.78। समझ गया। कंक्रीट की अनिश्चितता के कारण उसे ज्यादा सुरक्षा देनी पड़ती है। बिल्कुल सही। अच्छा, इस मेथड को इस्तेमाल करते समय कुछ चीजें मानकर चलनी पड़ती होंगी, कुछ असम्पशंस, वो क्या है? हाँ, कुछ बुनियादी धारणाएं हैं जो इस पूरे कैलकुलेशन का आधार हैं। जैसे? पहली तो ये कि बीम का जो क्रॉस सेक्शन है, अगर वो बेंडिंग से पहले सीधा और समतल था, हाँ, तो बेंडिंग के बाद भी वो समतल ही रहेगा। वो मुड़ेगा लेकिन प्लेन रहेगा। ठीक है। दूसरा कि वर्किंग लोड के अंदर कंक्रीट और स्टील दोनों पूरी तरह इलास्टिक हैं, मतलब लोड हटाओ तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे, कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं। ये तो आइडियल केस हुआ। हाँ, ये एक अजम्पशन है। तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो भी खिंचाव का बल आ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस, वो सारा का सारा सिर्फ स्टील झेल रहा है, कंक्रीट कुछ नहीं। नहीं। हम मानते हैं कि कंक्रीट खिंचाव में बहुत कमजोर है, तो उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं टेंसाइल जोन में। अच्छा। और चौथा है मॉड्यूलर अनुपात, M। हाँ, ये सुना है। मतलब M=ES/EC। ये बताता है कि स्टील कंक्रीट से कितना गुना ज्यादा सख्त है। और ईसी कैसे निकालते हैं? IS 456 कोड के अनुसार EC का मान 5000 गुणा √FC होता है। यहाँ FC कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। M20, M25 वाला ग्रेड। हाँ, वही। एक और बात ध्यान देने वाली है, क्रीप। क्रीप? हाँ, मतलब समय के साथ कंक्रीट में लोड के नीचे जो धीरे धीरे परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, इसके कारण लंबे समय में M का प्रभावी मान बढ़ जाता है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना होता है। तो इन अजम्पशंस के साथ डिजाइनर ये कैसे तय करते हैं कि कितना स्टील डालना है?
यहीं पर शायद वो सेक्शन के प्रकार आते हैं, बैलेंस्ड, अंडर रेनफोर्स्ड। बिल्कुल सही पकड़ा। ये सब न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन पर निर्भर करता है। न्यूट्रल एक्सिस, जहां स्ट्रेस 0 होता है। हाँ, जहां न कंप्रेशन है न टेंशन। हाँ। तो हम देखते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस की जो वास्तविक गहराई है, मतलब एक्चुअल डेप्थ XA, और जो क्रांतिक गहराई है, क्रिटिकल डेप्थ XC, उनमें क्या संबंध है। ओके। तो 3 केस बनते हैं। पहला, बैलेंस सेक्शन। इसमें XA और XC बराबर होते हैं। मतलब ये कि लोड बढ़ाने पर कंक्रीट और स्टील दोनों अपनी अपनी परमिसिबल लिमिट पर एक साथ पहुंचेंगे। ये थ्योरेटिकली सबसे एफिशिएंट है। ठीक है। दूसरा है अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। यहाँ XA XC से कम होता है। इसमें क्या होता है? इसमें स्टील अपनी परमिसिबल लिमिट पर पहले पहुंचता है, कंक्रीट में अभी भी गुंजाइश बाकी होती है। तो इसका क्या फायदा? फायदा ये है कि स्टील डक्टाइल होता है, मतलब टूटने से पहले वो खिंचेगा, यील्ड करेगा। इससे स्ट्रक्चर में दरारें दिखेंगी, डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, एक तरह की चेतावनी मिलेगी। अच्छा, एकदम से फेल नहीं होगा? हाँ, इसे डक्टाइल फेलियर कहते हैं। इसीलिए डिजाइन में इसे प्रेफर करते हैं। ये ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। समझ गया। और तीसरा है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। यहाँ XA XC से ज्यादा होता है। इसमें उल्टा होगा? हाँ, इसमें कंक्रीट अपनी परमिसिबल लिमिट पर पहले पहुंच जाता है, जबकि स्टील में अभी क्षमता बाकी है। तो ये तो खतरनाक हुआ। बहुत खतरनाक, क्योंकि कंक्रीट ब्रिटल है। वो बिना किसी चेतावनी के अचानक फेल हो जाएगा। सडन ब्रिटल फेलियर। जैसे कांच टूटता है? बिल्कुल। इसीलिए IS कोड ऐसे डिजाइन को अलाउ नहीं करता। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन बनाने से बचते हैं। तो सीधी सी बात है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन ही बनाना है सेफ्टी के लिए। हाँ, प्राथमिकता उसी को दी जाती है। अभी एक और टर्म है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और ये परमिसिबल स्ट्रेस। इनका क्या रोल है? देखिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR वो अंदरूनी क्षमता है सेक्शन की, जो बाहर से लगने वाले बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करती है, उसका विरोध करती है। मतलब सेक्शन कितना बेंडिंग झेल सकता है। हाँ बिल्कुल, इसे हम कंक्रीट साइड से या स्टील साइड से कैलकुलेट कर सकते हैं। अक्सर इसे MR = QBD² के रूप में लिखते हैं, जहां Q एक डिजाइन कांस्टेंट है। और ये परमिसिबल स्ट्रेस? वो तो हमारी सेफ्टी लिमिट्स है। जैसे बेंडिंग में कंक्रीट के लिए सिग्मा CBC, स्टील के लिए सिग्मा ST। ये कंक्रीट के ग्रेड जैसे M20, M25 और स्टील के ग्रेड जैसे Fe415, Fe500 पर निर्भर करते हैं। अच्छा। एक और महत्वपूर्ण स्ट्रेस है बॉन्ड स्ट्रेस, τBD। ये कंक्रीट और स्टील के बीच की पकड़ को दिखाता है। ये भी जरूरी है, वरना स्टील स्लिप कर जाएगा। बिल्कुल। और स्रोत बताते हैं कि जो आजकल की डिफॉर्म्ड बार्स आती हैं, जैसे HYSD या TMT बार्स, जिनकी सतह पर रिब्स बने होते हैं, हाँ। उनमें ये बॉन्ड स्ट्रेंथ प्लेन बार्स के मुकाबले 60% तक ज्यादा होती है। पकड़ बेहतर होती है। अच्छा, ये भी एक इम्प्रूवमेंट है। तो अगर हम सम अप करें, वर्किंग स्ट्रेस मेथड RCC डिजाइन का एक पारंपरिक तरीका है। हाँ, काफी समय तक यही मुख्य तरीका था, जो इलास्टिक थ्योरी और फैक्टर ऑफ सेफ्टी का इस्तेमाल करके ये पक्का करता है कि वर्किंग लोड के तहत स्ट्रेस लिमिट में रहें। सही। इसमें हमें मटेरियल प्रॉपर्टीज, मॉड्यूलर अनुपात, सेक्शन का बिहेवियर, बैलेंस्ड है, अंडर है या ओवर, और परमिसिबल स्ट्रेस को समझना होता है। बिल्कुल, ये सब इसके मुख्य पहलू है। ठीक है। और यहाँ एक सोचने वाली बात आती है। आजकल हम जानते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड LSM ज्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ, वो ज्यादा प्रचलित है। LSM पदार्थ के असली ताकत के ज्यादा करीब जाकर डिजाइन करता है, लेकिन क्या WSM के जो सिद्धांत है, खासकर सर्विसिबिलिटी से जुड़े हुए, जैसे कि दरारें कितनी चौड़ी होंगी, डिफ्लेक्शन कितना होगा, क्या वो आज भी डिजाइनरों की सोच को, उनके जजमेंट को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, भले ही वो LSM इस्तेमाल कर रहे हो? दिलचस्प सवाल है। मतलब WSM की जो फिलॉसफी है, सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी पर फोकस करने की, क्या उसका असर आज भी है? हाँ, इस पर सोचा जा सकता है। नमस्कार। आज हम प्रबलित कंक्रीट मतलब RCC के एक बहुत बहुत अहम पहलू पर बात करने वाले हैं। वो है शियर और बॉन्ड स्ट्रेंथ, कतरन और अभिबंध सामर्थ्य। हाँ बिल्कुल, हमारे पास कुछ इंजीनियरिंग टेक्स्ट है और कोशिश यही रहेगी कि ये जो थोड़ी टेक्निकल बातें हैं, इन्हें हम आसानी से समझ सकें, क्योंकि देखिए किसी भी स्ट्रक्चर की सेफ्टी और डिजाइन के लिए ये बहुत ही जरूरी है। हाँ, सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले ये कतरन बल, शियर फोर्स, ये होता क्या है असल में? बीम पर कहाँ से आता है? देखिए, आप ऐसे समझिए कि एक बीम है, उस पर लोड पड़ रहा है, वजन आ रहा है। तो बीम के किसी भी सेक्शन पर अगर आप उसके एक तरफ के सारे वर्टिकल फोर्सेस को जोड़ दें, ऊपर नीचे वाले बल, तो वही शेयर फोर्स है। अच्छा। और ये वर्टिकल शेयर तो होता ही है, पर इसके साथ साथ बीम के अंदर हॉरिजॉन्टल लेवल पर भी शेयर पैदा होता है। ये दोनों साथ चलते हैं। ओके। और इन बलों का बीम पर असर क्या पड़ता है? मतलब इनसे होता क्या है? हाँ, ये जरूरी सवाल है। देखिए, ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शेयर हैं, इनके मिलने से बीम के अंदर ना तिरछे फोर्सेस पैदा होते हैं, डायगोनल। एक होता है तिरछा तनाव, मतलब डायगोनल टेंशन, और दूसरा तिरछा दबाव, डायगोनल कंप्रेशन। अब प्रॉब्लम ये है कि कंक्रीट जो है वो दबाव तो ठीक ठाक झेल लेता है, पर टेंशन में, खिंचाव में बहुत कमजोर होता है। हाँ, ये तो है। तो ये जो डायगोनल टेंशन है, तिरछा तनाव, ये ज्यादा खतरनाक है। इसी से क्रैक्स आते हैं, और अगर इसे कंट्रोल न किया जाए तो बीम फेल भी हो सकता है। ओ, तो ये तो फिर काफी सीरियस बात है। तो फिर डिजाइन में क्या करते हैं इस डायगोनल टेंशन को संभालने के लिए? हाँ, इसी के लिए हम बीम में अलग से स्टील डालते हैं। इसी को कहते हैं शेयर रीएनफोर्समेंट या कतरन प्रबलन। आप समझिए, वेब रीएनफोर्समेंट भी कहते हैं इसे। ये एक तरह से उन तिरछे तनावों को रोकता है। जैसे टांके लगा दिया? ये मेनली 2-3 तरह से दिया जाता है। एक तो होते हैं वर्टिकल स्टिरप्स, खड़े छल्ले, आमतौर पर 6 mm से 12 mm डाया के। ठीक है। दूसरे होते हैं बेंट अप बार्स, मतलब जो मेन लंबी छड़ें हैं, उनमें से कुछ को ऊपर की तरफ मोड़ देते हैं, अक्सर 45 डिग्री पर। अच्छा, मेन बार्स को ही मोड़ देते हैं? हाँ, कुछ बार्स को। और कभी-कभी दोनों का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल करते हैं, स्टिरप्स भी और बेंट अप बार्स भी। ये जो स्टिरप्स हैं, खड़े छल्ले, इन्हें कितनी दूरी पर लगाते हैं? क्या इसका कोई नियम है? पास-पास या दूर-दूर? हाँ, बिल्कुल नियम है। अपना IS 456 कोड है ना, वो बताता है। वो कहता है कि इनकी स्पेसिंग, मतलब बीच की दूरी, सामान्यतः बीम की जो इफेक्टिव डेप्थ है D, उसके 0.75 गुने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 0.75 D? या फिर 300 mm। इन दोनों में से जो भी वैल्यू कम आए, उससे ज्यादा स्पेसिंग नहीं रखनी। ठीक है, समझ गया। और एक बात और, जो सपोर्ट्स होते हैं, जहां बीम टिकी होती है, वहां शेयर फोर्स सबसे ज्यादा होता है। हाँ, किनारों पर। हाँ, तो वहां पर स्टिरप्स को और पास-पास लगाना पड़ता है। देखिए, डिजाइन में हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं कि बीम पर एक्चुअल शेयर स्ट्रेस कितना आ रहा है। उसे कहते हैं नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, टाउ वी। टाउ वी, ओके। फिर हम इसकी तुलना करते हैं कंक्रीट की खुद की शेयर झेलने की ताकत से, जिसे कहते हैं डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ, टाउ सी। टाउ सी। और एक होती है मैक्सिमम लिमिट, टाउ सी मैक्स। अच्छा, 3 वैल्यूज हो गई। हाँ, मोटी मोटी। तो अगर टाउ वी जो है वो टाउ सी के आधे से भी कम है, तो नॉर्मली शेयर रेनफोर्समेंट की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ खास केस छोड़कर। अगर टाउ वी टाउ सी के आधे और पूरे टाउ सी के बीच में है, तो कम से कम मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट तो देना ही पड़ेगा कोड के हिसाब से। मिनिमम देना है। हाँ। और अगर टाउ वी टाउ सी से ज्यादा है पर टाउ सी मैक्स से कम है, तब हमें शेयर रेनफोर्समेंट बकायदा डिजाइन करना पड़ता है, कैलकुलेट करके। ओके। और अगर टाउ वी टाउ सी मैक्स से भी ज्यादा हो गया, तब क्या? और ज्यादा स्टील? तब स्टील बढ़ाने से भी बात नहीं बनेगी। इसका मतलब है कि कंक्रीट खुद ही उतना शेयर नहीं झेल पा रहा, तो सेक्शन को रीडिजाइन करना पड़ता है, मतलब बीम का साइज बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, सेक्शन ही बदलना पड़ेगा, समझ गया। तो ये तो हुई शेयर की बात, जिसके लिए हम ये स्टिरप्स या बेंट अप बार्स डाल रहे हैं। पर ये जो स्टील की छड़ें हैं, ये अपना काम तभी ठीक से कर पाएंगी ना, जब कंक्रीट इनको कस के पकड़े रहे, फिसलने ना दे। बिल्कुल सही पकड़ा। यही पर आती है बात बॉन्ड स्ट्रेंथ की, अभिबंध सामर्थ्य। हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये असल में स्टील और उसके चारों तरफ जो कंक्रीट है, उसके बीच की पकड़ है, जुड़ाव है। ये पकड़ बनती है 3 वजहों से। एक तो फ्रिक्शन, रगड़, दूसरा एडहीजन, मतलब चिपकना, और तीसरा, जो खासकर आजकल की रॉड्स के साथ बहुत जरूरी है, वो है मैकेनिकल रेजिस्टेंस। मैकेनिकल रेजिस्टेंस मतलब जो आजकल डिफॉर्म्ड बार्स आती हैं, जिनकी सतह पर रिब्स या उभार बने होते हैं। हाँ, वो खुरदरी सी होती हैं। हाँ, वो खुरदुरी सतह कंक्रीट में फंस जाती है, इंटरलॉक हो जाती है। इसी पकड़ की वजह से स्टील पर जो फोर्स आता है, खिंचाव या दबाव, वो कंक्रीट में ट्रांसफर हो पाता है।
अच्छा, तो ये पकड़ जितनी मजबूत होगी उतना अच्छा है। हाँ, इसे और बेहतर और मजबूत कैसे कर सकते हैं? हाँ, कई तरीके हैं। पहला तो अच्छी क्वालिटी का हाई ग्रेड कंक्रीट इस्तेमाल करें। ठीक है। दूसरा, जैसे अभी बात की, डिफॉर्म्ड बार्स यूज करें। प्लेन बार्स के मुकाबले इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। आजकल प्लेन बार्स तो कम ही यूज होती होंगी स्ट्रक्चर में। हाँ, मेन रेनफोर्समेंट के लिए तो अब डिफॉर्म्ड ही चलती हैं। फिर बार्स के सिरों पर स्टैंडर्ड हुक या मोड़ बना सकते हैं। हाँ, उससे एंकरेज बढ़ता है। हुक्स, ओके। और कंक्रीट डालते समय उसकी ठीक से कुटाई, कॉम्पैक्शन करना बहुत जरूरी है। और बाद में तराई, क्यूरिंग, हाँ, उससे भी बॉन्ड अच्छा बनता है। अच्छा, कॉम्पैक्शन और क्यूरिंग भी बॉन्ड को इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल। और एक और चीज, अगर आपको एक निश्चित मात्रा में स्टील देना है तो मोटी बार्स की जगह उतनी ही एरिया की पतली पतली ज्यादा बार्स इस्तेमाल करना बॉन्ड के लिए बेहतर होता है। सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना। हाँ, सही बात है, कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा हो गया। अच्छा, इसी बॉन्ड से जुड़ा एक और टर्म अक्सर सुनने में आता है, डेवलपमेंट लेंथ, एलडी। ये क्या चीज है? हाँ, डेवलपमेंट लेंथ, एलडी, ये बहुत ज़रूरी है। ये वो कम से कम लंबाई है, छड़ की वो मिनिमम लेंथ जो कंक्रीट के अंदर घुसी होनी चाहिए, ताकि जब उस छड़ पर पूरा डिज़ाइन स्ट्रेस आए, खिंचाव या दबाव, तो वो कंक्रीट की पकड़ के कारण फिसले नहीं। मतलब उतनी लंबाई जो छड़ को फिसलने से रोक सके। एग्जैक्टली इतनी एम्बेडमेंट लेंथ कि स्टील का पूरा फोर्स बॉन्ड के जरिए कंक्रीट में ट्रांसफर हो जाए। इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला? किस पर डिपेंड करता है ये? ये डिपेंड करता है बार के डायामीटर, फाई पर, स्टील में कितना स्ट्रेस आ रहा है, सिग्मा एसटी या सिग्मा एससी, और कंक्रीट और स्टील के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है, जिसे टाउ बीडी कहते हैं, परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस। ताओ बीडी, ये कहाँ से मिलता है? ये आईएस कोड में दिया होता है। अलग अलग कंक्रीट ग्रेड के लिए और प्लेन और डिफॉर्म्ड बार्स के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग बात, डिफॉर्म्ड बार्स के लिए टाउ बीडी की वैल्यू 60% ज्यादा लेते हैं प्लेन बार्स के मुकाबले। 60% ज्यादा, क्योंकि पकड़ अच्छी है। हाँ, और अगर बार कंप्रेशन में है, दबाव में, तो भी बॉन्ड स्ट्रेस 25% बढ़ा देते हैं। ओके, पर कई बार ऐसा नहीं होता कि पूरी डेवलपमेंट लेंथ देने की जगह ही ना हो, जैसे बीम या कॉलम के एकदम किनारे पर? हाँ, बिल्कुल होता है। सपोर्ट्स पर अक्सर ये दिक्कत आती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम बार के एंड पर हुक या बेंड बना देते हैं। इसे कहते हैं एंकरेज देना। अच्छा, हुक या बेंड से काम चल जाता है। हाँ, वो एक्स्ट्रा पकड़ देते हैं। जैसे अगर आप बार को 80 डिग्री मोड़कर यू शेप का हुक बना दें, तो वो अकेले ही 16 गुने डायामीटर 16.5 के बराबर एंकरेज वैल्यू दे देता है। 16.5 काफी है। हाँ, और अगर 90 डिग्री का बेंड है तो वो 8.5 के बराबर एंकरेज देता है। समझ गया। तो ये तरीके हैं अगर पूरी एलडी ना दे पाए। और एक आखिरी सवाल, जब हमें स्टील की छड़ों को जोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो तो एक लिमिटेड लेंथ में आती हैं। हाँ, लैपिंग करनी पड़ती है। हाँ, लैप, तो उसमें क्या करते हैं? उसमें एक छड़ को दूसरी छड़ के ऊपर कुछ दूरी तक ओवरलैप करते हैं। इसे लैप लेंथ कहते हैं। ये लैप लेंथ कितनी होती है? ये इस पर डिपेंड करता है कि बार टेंशन में है या कंप्रेशन में। जैसे अगर फ्लेक्सुरल टेंशन में है, बीम वगैरह में, तो लैप लेंथ एलडी या 35, इनमें से जो भी ज्यादा हो उतनी रखनी पड़ती है। एलडी और 30 डाया। हाँ, और अगर कंप्रेशन में है जैसे कॉलम में, तो एलडी या 24 जो ज्यादा हो। ठीक है। और एक जरूरी नियम ये है कि अगर बार का डायामीटर 32 mm से ज्यादा है तो लैप अलाउड नहीं है। अरे क्यों? क्योंकि इतनी मोटी बार्स में लैप वाली जगह पर कंक्रीट ठीक से घुस नहीं पाता, कॉम्पैक्शन मुश्किल होता है, तो वहां बॉन्ड ठीक से नहीं बनता। ऐसी मोटी बार्स को जोड़ने के लिए फिर वेल्डिंग करनी पड़ती है। अच्छा, वेल्डिंग, ओके। तो कुल मिलाकर देखें तो ये शियर और बॉन्ड दोनों ही चीजें आरसीसी स्ट्रक्चर की इंटेग्रिटी, उसकी मजबूती के लिए, मतलब रीढ़ की हड्डी की तरह है। बिल्कुल, इनका डिजाइन बहुत सोच समझकर कोड के हिसाब से करना पड़ता है। हाँ, छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। सही कहा। ये सारे डिटेल्स, ये कैलकुलेशंस, ये नियम, ये सब इसीलिए हैं ताकि हमारी बिल्डिंग्स, हमारे पुल, वो सब सुरक्षित रहें। उन पर जो भी लोड आए वो उसे सेफली झेल सकें। चलिए, इस चर्चा के अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जैसे हमने देखा कि कंक्रीट की अपनी ताकत है, अपनी सीमाएं हैं, स्टील की अपनी है, तो हमारे जो डिज़ाइन कोड्स हैं जैसे IS 456, वो कैसे इन मटेरियल की हकीकत और सेफ्टी की ज़रूरत के बीच एक बैलेंस बनाते हैं। ये संतुलन कैसे तय होता होगा,
इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है। वाकई ये एक अच्छा पॉइंट है सोचने की। तो आज हम कुछ तकनीकी नोट्स और अंशों के जरिए एकल प्रबलित कंक्रीट धरण यानी जिसे सिंगली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम कहते हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे। जी। मकसद यह है कि इसकी जो बेसिक बातें हैं, कुछ जरूरी डिजाइन पहलू और जो प्रैक्टिकल जानकारी है वो हमें मिल जाए बिना किसी भारी भरकम किताब के। हाँ बिल्कुल, इसको सहज भाषा में समझते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एकल प्रबलित धरण मतलब ये होती क्या है असल में? हाँ देखिए, जैसा नाम में ही है, एकल प्रबलित मतलब सिंगल रीइंफोर्स्ड। इसमें जो स्टील यानी सरिया होता है वो मुख्य रूप से सिर्फ उस हिस्से में डाला जाता है जहां खिंचाव आने की उम्मीद होती है, जिसे हम टेंशन जोन कहते हैं। अच्छा, ओके, तो मतलब सिर्फ टेंशन वाले एरिया में। जी हाँ, और इसका जो मेन काम है वो है बिल्डिंग के लोड से आने वाला बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स, उसको संभालना। और इसमें फिर कंक्रीट और स्टील का क्या रोल रहता है? ये इसमें फंडा सीधा है। कंक्रीट जो है वो अपनी ताकत दिखाता है कंप्रेशन में यानी दबाव झेलने में। दबाव झेलने में, ठीक है। और स्टील वो मजबूत होता है टेंशन में यानी खिंचाव झेलने में। तो दोनों मिलकर लोड संभालते हैं। अच्छा, और इसका डिजाइन वगैरह वो कैसे तय होता है? इसके लिए हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड है IS 456, वही गाइड करता है। और कोड के हिसाब से सबसे पहला कदम ही होता है बीम का साइज तय करना, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन कितना चौड़ा होगा, कितना गहरा होगा। ओके, तो साइज तय हो गया। अब आते हैं एक और जरूरी चीज पर, डिफ्लेक्शन। मैंने सुना है ये बहुत मायने रखता है। क्यों? हाँ, डिफ्लेक्शन मतलब बीम का झुकना। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमें ये पक्का करना होता है कि इस्तेमाल के दौरान बीम जरूरत से ज्यादा न झुके। क्यों? ज्यादा झुकने से क्या होगा? देखिए, एक तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता, और उससे भी बड़ी बात, अगर बीम ज्यादा झुक जाए तो उसके ऊपर या नीचे जो दीवारें हैं या फर्श की टाइलें हैं उनमें दरारें आ सकती हैं, फिनिशिंग खराब हो सकती है। ओह हाँ, ये तो सीरियस प्रॉब्लम है। बिल्कुल, इसीलिए IS 456 कोड ने खासकर 10 मीटर से कम स्पैन वाली बीम्स के लिए कुछ सीधे साधे नियम दिए हैं। स्पैन और गहराई के अनुपात। अच्छा, क्या है वो अनुपात? जैसे अगर बीम सिंपली सपोर्टेड है, मतलब 2 सिरों पर टिकी है, तो स्पैन गहराई का अनुपात 20। अगर कंटिन्यूअस है कई सपोर्ट पर तो 26। ओके। और अगर कैंटिलीवर है, मतलब एक सिरा फिक्स है और दूसरा हवा में, तो सिर्फ 7। सिर्फ 7? कैंटिलीवर के लिए इतना कम? जी, क्योंकि वो एक ही तरफ से सपोर्टेड होती है तो झुकने का चांस ज्यादा होता है, इसलिए उसे ज्यादा गहरा रखना पड़ता है। समझ गई। और अगर स्पैन 10 मीटर से ज्यादा लंबा हो तब? हाँ, तब ये सीधे अनुपात काम नहीं करते। फिर हमें बाकायदा कैलकुलेशन करनी पड़ती है डिफ्लेक्शन की, और उसे कंट्रोल में रखने के लिए अक्सर बीम की गहराई बढ़ानी पड़ती है। तो गहराई बढ़ाने से डिफ्लेक्शन कम होता है? जी हाँ, बीम जितनी गहरी होगी उतनी मजबूत होगी और उतना कम झुकेगी। वैसे एक और चीज है, लैटरल स्टेबिलिटी, मतलब बीम साइड में ना मुड़ जाए। उसके लिए भी कोड में कुछ सीमाएं हैं, स्लेंडरनेस लिमिट्स कहते हैं उन्हें। ओके, स्लेंडरनेस लिमिट्स, ठीक है। तो ये तो हुई बीम की साइज और डिफ्लेक्शन की बात। अब आते हैं रीइंफोर्समेंट पर, मतलब स्टील पर। कितना स्टील डालना चाहिए? क्या इसकी भी कोई लिमिट है? हाँ, बिल्कुल है। ऐसा नहीं कि जितना मर्जी स्टील डाल दिया। कोड ने न्यूनतम और अधिकतम दोनों सीमाएं तय की हैं। अच्छा, तो न्यूनतम कितना? न्यूनतम टेंशन स्टील मतलब AST कम से कम 0.85 BDFI होना चाहिए। इसमें B चौड़ाई है, D इफेक्टिव डेप्थ और FI स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ। ये न्यूनतम क्यों जरूरी है? ये इसलिए ताकि कंक्रीट में जब पहली दरार आए तो बीम अचानक से फेल ना हो जाए। स्टील उसे पकड़ के रखेगा, एक तरह से वार्निंग देगा। ओके, सेफ्टी के लिए। और अधिकतम? अधिकतम स्टील चाहे वो टेंशन में हो या कंप्रेशन में, बीम के टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब B गुणा D, जहां D कुल गहराई है, के 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4% से ज्यादा क्यों नहीं? क्या दिक्कत है? अगर स्टील बहुत ज्यादा हो जाएगा तो छड़ें बहुत पास हो जाएंगी, फिर उनके बीच में कंक्रीट ठीक से घुस नहीं पाएगा, कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएगा। अच्छा, मतलब कंक्रीट और स्टील की बॉन्डिंग ठीक नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, पकड़ कमजोर हो जाएगी। व्यवहार में देखें तो आमतौर पर स्टील RCC के कुल वॉल्यूम का 1% से 2% के बीच ही रखते हैं। 1 से 2%, ठीक है। और हाँ, एक बात और, अगर बीम की गहराई 750 mm से ज्यादा है तो साइड फेस पर भी थोड़ा स्टील देना पड़ता है। स्किन रीइंफोर्समेंट कहते हैं उसे, ताकि सरफेस पर क्रैक्स ना आए। अच्छा, ये भी जरूरी है। लेकिन सिर्फ स्टील की मात्रा ही नहीं, उसे सही जगह पर रखना भी तो अहम होगा, है ना? स्पेसिंग वगैरह। बिल्कुल सही कहा आपने।
स्टील की छड़ों के बीच सही दूरी मतलब स्पेसिंग बहुत जरूरी है। कोड बताता है कि न्यूनतम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दूरी कितनी रखनी है। कितनी? ये दूरी कम से कम छड़ के डायमीटर जितनी, या जो कंक्रीट में मोटा एग्रीगेट गिट्टी इस्तेमाल हो रहा है उसके साइज से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि कंक्रीट आसानी से बीच में बह सके और हर जगह पहुंच जाए। समझ गई। और कंक्रीट कवर का क्या मामला है, वो क्यों जरूरी है? कवर तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कवर का मतलब है स्टील की छड़ और बीम की बाहरी सतह के बीच कंक्रीट की परत। ये कवर ही स्टील को बचाता है। किससे बचाता है? बाहरी माहौल से, जैसे हवा, नमी, जिनसे स्टील में जंग लग सकती है। आग से भी बचाता है। अगर कवर ठीक नहीं होगा तो स्टील जल्दी एक्सपोज हो जाएगा और स्ट्रक्चर कमजोर पड़ सकता है। तो कवर कितना होना चाहिए, ये फिक्स होता है? नहीं, ये फिक्स नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि बीम किस तरह के माहौल में है। जैसे अगर माइल्ड एक्सपोजर है, मतलब सामान्य माहौल, तो 20 mm कवर काफी है। ओके। अगर मॉडरेट है, थोड़ा ज्यादा नमी वाला, तो 30 mm। सीवियर मतलब बहुत खराब माहौल जैसे समुद्र किनारे, तो 45 mm। और ये इस पर भी निर्भर करता है कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन सा है। जैसे बीम के लिए आमतौर पर 25 mm रखते हैं, स्लैब के लिए 15 mm और फाउंडेशन यानी फुटिंग के लिए 50 mm, क्योंकि वो जमीन के सीधे संपर्क में होती है। अच्छा, ये तो काफी डिटेल में है। इसी सिलसिले में मैंने स्रोतों में डीप बीम्स और लिंटल्स का भी जिक्र देखा था। वो क्या चीजें हैं? हाँ, उनका जिक्र भी है। देखिए, डीप बीम तब कहलाती है जब उसकी लंबाई और गहराई का अनुपात LD रेशियो एक लिमिट से कम हो। सिंपली सपोर्टेड के लिए 2 से कम और कंटिन्यूस के लिए 2.5 से कम। तो इसमें क्या खास बात होती है? इनमें लोड ट्रांसफर का तरीका थोड़ा बदल जाता है। शेयर ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है बेंडिंग के मुकाबले। हाँ। इनका डिजाइन थोड़ा अलग होता है। और लिंटल? लिंटल तो हम सबने देखी है। हाँ, हाँ। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर जो छोटी बीम होती है ना, हाँ, वो लिंटल है। हाँ, उसका काम होता है ऊपर की दीवार या चिनाई का वजन दरवाजे या खिड़की के फ्रेम पर ना आने देना। वो लोड को साइड की दीवारों पर ट्रांसफर कर देती है। कई बार इसमें आर्च एक्शन का भी इस्तेमाल होता है। आर्च एक्शन मतलब मेहराब जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। लोड अपने आप आर्च बनाकर साइड में चला जाता है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये तो हुई काफी सारी डिजाइन की बातें। कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी होंगी जो साइट पर ध्यान रखनी पड़ती होंगी? हाँ, बिल्कुल। जैसे कि आमतौर पर जो मेन टेंशन वाली छड़ें होती हैं, हाँ। वो 12 mm या उससे मोटे साइज की होती हैं। 12 mm या उससे मोटी? और स्टिरप्स जो छल्ले जैसे होते हैं और शेयर झेलते हैं, साथ ही मेन बार्स को अपनी जगह पर रखते हैं, वो अक्सर 8 mm से 12 mm के होते हैं। ओके। और हाँ, कैलकुलेशंस वगैरह के लिए मटेरियल का यूनिट वेट पता होना चाहिए। जैसे आरसीसी का वजन लगभग 2500 kg पर मीटर क्यूब होता है। 2500? अच्छा खासा भारी होता है। जी। और स्टील का करीब 7-8,500 kg पर मीटर क्यूब। ये वैल्यूज एस्टिमेशन में काम आती हैं। स्रोत ये भी बताते हैं कि अक्सर टी बीम सबसे किफायती साबित होती है। टी बीम? वो क्यों? क्योंकि उसमें बीम के साथ स्लैब का कुछ हिस्सा जुड़ जाता है, एक टी शेप बनाता है। तो स्लैब का वो हिस्सा कंप्रेशन झेलने में मदद करता है, जिससे बीम ज्यादा लोड ले पाती है या उसका साइज कम रखा जा सकता है। अच्छा, तो स्लैब का फायदा मिल जाता है। बिल्कुल। तो चलिए, आज हमने काफी कुछ समझा। एकल प्रबलित धरण क्या है, कैसे कंक्रीट कंप्रेशन और स्टील टेंशन लेता है, डिफ्लेक्शन कंट्रोल की अहमियत और उसके लिए स्पैन डेप्थ रेशियो, फिर स्टील की मिनिमम मैक्सिमम लिमिट्स, स्पेसिंग और कवर की जरूरत। जी हाँ, ये सब बुनियादी मगर बहुत जरूरी बातें हैं किसी भी आरसीसी बीम के डिजाइन के लिए। बिल्कुल। और ये एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। ये सारे नियम, ये कोड, ये सब सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी के लिए तो हैं, लेकिन आज के ज़माने में जहाँ कॉस्ट इफेक्टिवनेस का दबाव है, नए नए आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाने की होड़ है, वहाँ इंजीनियर्स इन सख्त नियमों और प्रैक्टिकल ज़रूरतों के बीच बैलेंस कैसे बनाते होंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। कैसे वो इनोवेशन और सेफ्टी के बीच संतुलन साधते होंगे? हाँ, ये एक लगातार चलने वाली चुनौती है सिविल इंजीनियरिंग में, जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोतों पर गहराई से बात कर रहे हैं। हमारा आज का विषय है डबल रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम्स, मतलब द्विप्रबलित कंक्रीट धरण। ये कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली वो एक खास तरह की बीम है। तो चलिए समझते हैं इसे कि ये क्या है, कब इस्तेमाल होती हैं और इनके पीछे का आइडिया क्या है। तो सबसे पहले ये हैं क्या असल में, मतलब आसान शब्दों में? हाँ, देखिए, ये एक आरसीसी बीम ही है, लेकिन इसमें फर्क ये है कि स्टील सिर्फ नीचे मतलब टेंशन जोन में नहीं, बल्कि ऊपर कॉम्प्रेशन जोन में भी डाला जाता है। अच्छा, ऊपर भी? पर
कंक्रीट तो कंप्रेशन में वैसे ही काफी मजबूत माना जाता है ना? तो फिर ऊपर स्टील क्यों? सवाल तो सही है। देखिए, इसकी जरूरत कुछ खास सिचुएशंस में पड़ती है। जैसे कि? सबसे आम वजह है बीम के साइज पर पाबंदी। मतलब जब आर्किटेक्चरल कारणों से या किसी और वजह से हम बीम के गहराई या चौड़ाई बढ़ा नहीं सकते। ओके, पर उस पे लोड ज्यादा आ रहा है तो कंक्रीट अकेले उस कंप्रेसिव स्ट्रेस को झेल नहीं पाता। तब उसकी मदद के लिए ऊपर स्टील डालते हैं। समझ गया। मतलब जब जगह कम हो और लोड ज्यादा? बिल्कुल। और दूसरी स्थितियां भी हैं, जैसे मान लीजिए बीम पर कोई इम्पैक्ट लोड आ रहा हो अचानक से। इम्पैक्ट लोड? हाँ, या फिर लोड सेंट्रिक ना हो, मतलब बीम के सेंटर पर ना लग के थोड़ा हट के लग रहा हो, जिसे एक्सेंट्रिक लोडिंग कहते हैं। अच्छा। या फिर कोई साइड से थ्रस्ट आ रहा हो। इन सब केस में दोनों तरफ स्टील होने से बीम ज्यादा सेफ रहती है, मजबूत रहती है। तो एक तरह से ये एक्स्ट्रा सेफ्टी हुई, कह सकते हैं। और एक और आम इस्तेमाल है कंटिन्यूअस बीम्स में। कंटिन्यूअस बीम्स मतलब जो कई सपोर्ट्स पर टिकी होती हैं? हाँ, वही। उनमें सपोर्ट्स के ठीक ऊपर बीम के ऊपरी हिस्से में टेंशन आता है, मतलब नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। हाँ। तो वहां ऊपर टेंशन स्टील तो चाहिए ही, पर कई बार डिजाइन को सिंपल रखने के लिए या दूसरी वजहों से नीचे कंप्रेशन जोन में भी स्टील डाल देते हैं। अच्छा, और कोई खास स्थिति? जी, जहां स्ट्रेस रिवर्स हो रहा हो, मतलब कभी टेंशन कभी कंप्रेशन, जैसे किसी मशीन फाउंडेशन की बीम। ओके। या जहां वाइब्रेशन लोड ज्यादा हो। और हाँ, सबसे जरूरी वो स्थिति जब बीम पर लगने वाला बेंडिंग मोमेंट इतना ज्यादा हो कि वो सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन की लिमिटिंग कैपेसिटी से भी ज्यादा हो जाए। मतलब जितना एक सामान्य बीम झेल सकती है उससे भी ज्यादा मोमेंट। एग्जैक्टली। तब कंप्रेशन स्टील ही उस एक्स्ट्रा मोमेंट को संभालने में मदद करता है। तो ये तो हुई कि जरूरत कब पड़ती है। अब जरा फायदों की बात करें, ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ, फायदे भी काफी हैं। सबसे बड़ा फायदा है डक्टिलिटी का बढ़ना, मतलब लचीलापन। लचीलापन? हाँ, कंप्रेशन और टेंशन दोनों में स्टील होने से बीम अचानक फेल नहीं होती, वो टूटने से पहले काफी ज्यादा डिफॉर्म हो सकती है। और इसीलिए शायद इन्हें भूकंप वाले क्षेत्रों के लिए बेहतर मानते हैं ना? बिल्कुल। भूकंप में स्ट्रक्चर का डक्टाइल होना बहुत जरूरी है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए। दूसरा फायदा है डिफ्लेक्शन में कमी। डिफ्लेक्शन यानी झुकाव? हाँ, बीम कम झुकती है, दोनों तरफ स्टील होने से स्टिफनेस बढ़ जाती है। और इसमें कॉम्प्रेशन स्टील का कोई और रोल भी है? हाँ, एक और महत्वपूर्ण रोल है। कंक्रीट में टाइम के साथ क्रीप और श्रिंकेज होता है, मतलब वो धीरे धीरे डिफॉर्म होता है और सिकुड़ता है। कंप्रेशन जोन में जो स्टील होता है वो इन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की वजह से होने वाले डिफ्लेक्शन को कम करने में मदद करता है। अच्छा, अब अगर डिजाइन के नजरिए से देखें तो क्या खास मेथड्स हैं? देखिए, मेनली 2 मेथड्स हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड या WSM जो अब कम यूज होता है, और लिमिट स्टेट मेथड या LSM जो आजकल स्टैंडर्ड है। ओके। दोनों में ही न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, पर उनके फिलॉसफी और सेफ्टी फैक्टर्स अलग-अलग हैं। मैंने एक स्टील बीम थ्योरी के बारे में भी पढ़ा था। हाँ। ये क्या है? ये कब काम आती है? हाँ, स्टील बीम थ्योरी। देखिए, ये एक स्पेसिफिक केस है। ये तब कंसिडर करते हैं जब कंप्रेशन स्टील और टेंशन स्टील का एरिया बराबर रखना, ASC = AST, बहुत अनइकोनॉमिकल हो रहा हो। अच्छा। तो इस थ्योरी में एक तरह से हम कंक्रीट के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कर देते हैं कंप्रेशन में, और ये मान लेते हैं कि पूरा का पूरा मोमेंट सिर्फ स्टील का पल्ले रहा है, कंप्रेशन स्टील और टेंशन स्टील मिलकर, जैसे कोई स्टील की आई बीम हो। ये ज्यादातर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। और एक टर्म और सुना, लीवर आर्म। ये क्या होता है? लीवर आर्म बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली क्रॉस सेक्शन में टोटल कंप्रेसिव फोर्स और टोटल टेंसाइल फोर्स के एक्शन पॉइंट के बीच की परपेंडिकुलर दूरी है। ओके। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसी पर डिपेंड करता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म। जितनी ज्यादा ये दूरी होगी, बीम उतना ज्यादा मोमेंट झेल पाएगी सेम फोर्स के लिए। और हाँ, एक प्रैक्टिकल लिमिट भी है जो ध्यान रखनी चाहिए, IS 456 कोड के हिसाब से। क्या लिमिट है? कि टोटल स्टील, मतलब कंप्रेशन स्टील और टेंशन स्टील मिलाकर बीम के ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी B × D के 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
0.04 BD। 4%? क्यों, मतलब ज्यादा क्यों नहीं डाल सकते? उसके कई कारण हैं। एक तो बहुत ज्यादा स्टील हो जाएगा तो कंक्रीट ठीक से कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएगा, छड़ों के बीच में कंजेशन हो जाएगा। हाँ, सही बात है। दूसरा, कॉस्ट भी बढ़ जाती है बेवजह। और एक बात और, प्रैक्टिकली कंप्रेशन स्टील में जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो अक्सर उसकी परमिसिबल लिमिट से कम ही रहता है, जबकि टेंशन स्टील अपनी पूरी कैपेसिटी तक यूज हो जाता है। अच्छा, तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या है? अगर हम संक्षेप में बताएं तो कह सकते हैं कि डबल रीइंफोर्स्ड बीम्स एक तरह का स्पेशल सॉल्यूशन है उन सिचुएशंस के लिए जहां नॉर्मल मतलब सिंगल रीइंफोर्स्ड बीम काफी नहीं है, या कोई मजबूरी है जैसे साइज की। बिल्कुल, ये एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देते हैं, बेहतर डक्टिलिटी देते हैं, डिफ्लेक्शन कम करते हैं। फायदे कई हैं। हाँ, इनमें स्टील थोड़ा ज्यादा लगता है। और ये एक अहम सवाल भी उठाता है कि जब असल में कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं तो इस बात का बैलेंस कैसे बिठाते हैं कि कौन सा मेथड चुनें, WSM या LSM, स्टील कितना डालें, लागत कितनी आएगी, परफॉर्मेंस कैसी मिलेगी और बनाने में कितनी आसानी या मुश्किल होगी। हाँ, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। बिल्कुल, इन सब चीजों के बीच सही संतुलन बनाना ही असल इंजीनियरिंग चैलेंज है। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर लगातार सोचने की जरूरत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारे चारों ओर है, पर शायद हम उतना सोचते नहीं। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब्स, बिल्कुल। मतलब हमारे घरों की, इमारतों की छतें और फर्श, ये वो सपाट सी परतें होती हैं ना, जो बीम और कॉलम पर टिकी होती हैं। हमारे पास कुछ तकनीकी दस्तावेज है जिनसे पता चलता है कि इनकी मोटाई आम तौर पर देखिए 9 से 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है, पर घरों में तो ज्यादातर 15 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं जाती। तो आज का हमारा मकसद है इन दस्तावेजों से यह समझना कि ये अलग-अलग स्लैब कैसे काम करते हैं, क्यों जरूरी है। बिल्कुल, और ये सिर्फ मोटाई की बात नहीं है। एक और जरूरी बात है कि ये स्लैब ज्यादातर मोनोलिथिक होते हैं, मतलब एक ही साथ ढाले जाते हैं, और यही इनकी मजबूती और स्थिरता के लिए काफी अहम है। तो चलिए देखते हैं कि स्लैब कितने तरह के होते हैं और उनकी खासियत क्या है। हाँ, तो सबसे पहली बात, स्लैब को शायद उनके लोड लेने के तरीके के हिसाब से बांटते हैं। मैंने पढ़ा कि ये उनकी लंबाई और चौड़ाई के अनुपात, मतलब LY/LX, इस पर निर्भर करता है। हाँ, बिल्कुल सही है। यही अनुपात है जो तय करता है कि स्लैब पर जो वजन पड़ रहा है वो किस दिशा में ज्यादा जाएगा। अगर लंबाई चौड़ाई के दोगुने से ज्यादा है, मतलब L is greater than or equal to 2, तो उसे कहते हैं वन वे स्लैब। इसमें लोड का बड़ा हिस्सा, आप समझ लीजिए छोटी वाली दिशा में, शॉर्ट स्पैन में जाता है। तो जो मुख्य स्टील है जिसे टेंशन झेलना है वो छोटी दिशा में ही डालते हैं, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स लंबी दिशा में। अच्छा। और अगर लंबाई चौड़ाई के दोगुने के बराबर या उससे कम हो, L is less than or equal to 2, तो वो है टू वे स्लैब। ये चारों किनारों पर टिका होता है और लोड को दोनों दिशाओं में बांट देता है। इसमें फिर दोनों ही दिशाओं में मुख्य स्टील होता है, अलग से डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो दिलचस्प है, मतलब लोड का रास्ता तय कर रहा है कि स्टील किधर जाएगा। अच्छा, तो क्या स्टील की कम से कम मात्रा का भी कोई नियम है कि इतना तो डालना ही पड़ेगा? हाँ, जरूर है। हमारा जो IS कोड है, भारतीय मानक, वो कहता है कि कम से कम कितना स्टील डालना है, ये स्टील के ग्रेड पर निर्भर करता है। जैसे अगर माइल्ड स्टील है Fe250, तो क्रॉस सेक्शन एरिया का 0.15%, और अगर HYSD या TMT बार्स हैं जैसे Fe415 जो ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो उनके लिए 0.12%। और ये न्यूनतम मात्रा बहुत ज़रूरी है ताकि स्लैब में दरारें ना पड़ें, खासकर सिकुड़न या तापमान बदलने से, और वो अचानक फेल ना हो। सही। और मैंने एक और बात पढ़ी थी टू वे स्लैब के बारे में, उनके कोनों पर कुछ खास करते हैं। अगर वो कोने नीचे दबने से रोके गए हों, वहां कुछ एक्स्ट्रा स्टील डालते हैं। हाँ, बिल्कुल। उसे टॉर्शन रीइंफोर्समेंट कहते हैं। होता क्या है कि जब टू वे स्लैब पर लोड पड़ता है और उसके कोने ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें सपोर्ट से पकड़ कर रखा गया है, तो उन कोनों में एक मरोड़ पैदा होती है जिसे टॉर्शन कहते हैं। तो ये जो अतिरिक्त स्टील है, ये इसी मरोड़ को संभालने के लिए होता है ताकि कोनों पर क्रैक्स ना आए। और इसकी लंबाई भी तय है। आमतौर पर जो छोटा स्पान होता है ना, उसका लगभग 5वां हिस्सा L/5 रखते हैं। अच्छा, तो ये तो हुए वो स्लैब जो बीम पर टिके होते हैं, लेकिन आजकल वो बिना बीम वाले डिजाइन भी तो दिखते हैं, एकदम सपाट छत वाले।
उन्हें फ्लैट स्लैब कहते हैं शायद। हाँ, सही कहा, फ्लैट स्लैब। वो सीधे कॉलम पर ही टिके होते हैं, बीच में कोई बीम नहीं होती। इसी वजह से नीचे एकदम फ्लैट सीलिंग मिलती है। आईएस कोड कहता है कि इनकी मोटाई कम से कम 12.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इनमें अक्सर कॉलम के ठीक ऊपर स्लैब को थोड़ा मोटा कर देते हैं, उसे ड्रॉप पैनल कहते हैं। या फिर कॉलम का जो ऊपरी हिस्सा है उसे चौड़ा कर देते हैं, वो कॉलम हेड कहलाता है। अच्छा, ड्रॉप पैनल और कॉलम हेड। हाँ। और ये क्यों जरूरी है? मतलब सिर्फ कॉलम पर स्लैब टिका दें तो? नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, खासकर पंचिंग शेयर के लिए। देखिए, कॉलम पर लोड बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो खतरा रहता है कि स्लैब कॉलम के आसपास से पंच होकर, मतलब टूटकर नीचे ना गिर जाए। ड्रॉप पैनल क्या करता है? वो मोटाई बढ़ाकर स्लैब की शेयर स्ट्रेंथ, मतलब कतरनी ताकत और कठोरता बढ़ाता है। और कॉलम हेड जो है वो संपर्क का एरिया बढ़ा देता है, जिससे पंचिंग शेयर का असर कम होता है और जोड़ मजबूत बनता है। समझ गई। मतलब दिखने में भले ही सपाट हो, इंजीनियरिंग तो इसमें भी काफी है। अच्छा, अब मान लीजिए स्लैब का वजन कम करना हो, क्या उसका भी कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल, उसके लिए आते हैं रिब्ड स्लैब। इन्हें कभी कभी हॉलो ब्लॉक स्लैब भी कहते हैं। इनमें पतली पतली पसलियां, मतलब रिब्स होती हैं कंक्रीट की, और उनके बीच की जगह या तो खाली होती है या फिर हल्के वजन के ब्लॉक भर दिए जाते हैं। इससे स्लैब का अपना वजन, जिसे डेड लोड कहते हैं, वो काफी कम हो जाता है। कंक्रीट भी बचता है और ये लंबे स्पैन के लिए भी मजबूत और किफायती रहते हैं। जब ये रिब्स दोनों दिशाओं में होती हैं तो उसे वॉफल स्लैब कहते हैं। वॉफल स्लैब, नाम भी दिलचस्प है। और फिर आखिर में वो वाले स्लैब जो बस एक तरफ से जुड़े होते हैं, जैसे बालकनी वगैरह, कैंटिलीवर स्लैब। हाँ, कैंटिलीवर स्लैब। वो एक सिरा तो दीवार या बीम से फिक्स होता है और दूसरा सिरा हवा में लटका रहता है। इनमें जो सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आता है वो फिक्स्ड वाले सिरे पर ही आता है, और वो नेगेटिव होता है, मतलब हॉगिंग। स्लैब ऊपर की तरफ मुड़ने की कोशिश करता है। जैसे आप हाथ सीधा करके कोई भारी चीज उठाएं तो कलाई के पास ऊपर की तरफ खिंचाव महसूस होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। इसलिए इसमें जो मुख्य टेंशन वाला स्टील है वो हमेशा स्लैब के ऊपरी हिस्से में टॉप पर डाला जाता है। सच में कितने अलग अलग तरह के स्लैब्स हैं, 1 वे, 2 वे, फ्लैट, फिर ये रेब्ड, कैंटिलीवर। हर एक की अपनी जरूरत, अपना डिजाइन, लोड कैसे ट्रांसफर होगा, स्टील कहाँ लगेगा, ये सब बातें कितनी अहमियत रखती हैं। बिल्कुल। और ये तो हमने सिर्फ, आप कह सकते हैं, कुछ मुख्य प्रकारों और उनकी मोटी मोटी बातों पर ही चर्चा की है। असल डिजाइन में तो और भी बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। जैसे स्लैब का डिफ्लेक्शन, मतलब झुकाव कितना हो सकता है, उसकी भी सीमाएं हैं। जैसे स्पैन बटा 250 या स्पैन बटा 350 से ज्यादा नहीं होना चाहिए लोड के हिसाब से। या फिर स्टील की जो बार्स हैं उनके बीच कम से कम कितनी दूरी रखनी है ताकि कंक्रीट ठीक से उनके बीच जा सके। बहुत कुछ है। सही कहा। ये सब जानने के बाद एक विचार आता है मन में कि जैसे जैसे निर्माण में नई सामग्री आ रही हैं, नई तकनीकें आ रही हैं, क्या भविष्य में हम स्लैब डिजाइन के इन स्थापित सिद्धांतों में कोई बड़ा बदलाव देखेंगे? क्या स्लैब और भी पतले या हल्के या ज्यादा कुशल बन सकते हैं, बिना अपनी मजबूती से समझौता किए? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। नमस्कार। आज हम इंजीनियरिंग की दुनिया से एक काफी दिलचस्प चीज समझने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ये है टी बीम, या जिसे फ्लैंज्ड बीम भी कहते हैं। सुनने में शायद थोड़ा तकनीकी लगे, है ना? हाँ, थोड़ा तो है। पर हमारे पास जो स्रोत हैं उनसे ये समझने में आसानी होगी कि ये इमारतों को मजबूत और किफायती बनाने में कैसे काम आती हैं। सही बात है। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या खास बातें हैं। सबसे पहले तो यही कि ये टी बीम आखिर है क्या चीज, मतलब एक नॉर्मल आयताकार बीम से ये अलग कैसे है? हाँ, तो देखिए, इसको ऐसे समझिए, एक अपनी नॉर्मल बीम होती है, रेक्टेंगल जैसी, हाँ, और उसके ऊपर छत या फर्श की स्लैब होती है। टी बीम में क्या होता है कि बीम और स्लैब का कुछ हिस्सा वो एक साथ ही डिजाइन करते हैं और कंक्रीट भी एक साथ डालते हैं। अच्छा, एक ही बार में? हाँ बिल्कुल, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन कहते हैं इसे। तो वो एक ही मजबूत पीस बन जाता है और ये मिलकर अंग्रेजी के टी अक्षर जैसा दिखता है। ओके, टी जैसा। हाँ, वो जो ऊपर वाला चौड़ा हिस्सा है वो स्लैब का पार्ट होता है, उसे कहते हैं फ्लैंज। फ्लैंज, ठीक है। और जो नीचे वाला खड़ा हिस्सा है, जो असल बीम है, वो वेब या रिब कहलाता है। अच्छा, तो मतलब स्लैब और बीम को मिला दिया एक तरह से, और वो भी बनाते समय ही। बिल्कुल। तो इसका फायदा क्या हुआ? क्यों ना हम बस एक सीधी सादी आयताकार बीम ही यूज कर लें? देखिए, यहीं पर ये इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि वो जो स्लैब का हिस्सा है, फ्लैंज, वो बीम के साथ जुड़ गया है ना। हाँ, तो वो ऊपर से आने वाले दबाव को, मतलब कंप्रेशन को झेलने में बीम की बहुत मदद करता है। अच्छा, तो लोड शेयरिंग हो गई एक तरह से। एग्जैक्टली।
इससे पूरी बीम ज्यादा लोड झेल पाती है, या कहें कि बेंडिंग मोमेंट को बेहतर तरीके से रेजिस्ट कर पाती है। मतलब ज्यादा मजबूत हो गई। हाँ बिल्कुल, ज्यादा मजबूत। और इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है, बचत। बचत पैसे की। हाँ जी, स्रोतों के हिसाब से अगर छत जैसी जगहों पर टी बीम यूज करें तो कंक्रीट में लगभग 40% तक। 40% कंक्रीट? हाँ, और स्टील में 50% तक की बचत हो सकती है। 50% स्टील? अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। खासकर बड़े प्रोजेक्ट्स में तो बहुत मायने रखता होगा। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ज्यादा मजबूती भी और लागत भी कम। ये तो कमाल है। लेकिन क्या सब कुछ अच्छा ही है या इसकी कुछ कमजोरियां, कुछ नुकसान भी है? हाँ देखिए, कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जहाँ फ्लैंज और वेब मिलते हैं ना, वो जो जोड़ है, हाँ, वो टी का कॉर्नर। बिल्कुल, वहां पर शियर स्ट्रेस मतलब कटने या फिसलने का जोर वो थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो डिजाइन में इसका खास ख्याल रखना पड़ता है। ओके, तो डिजाइन थोड़ा ध्यान से करना होगा। हाँ, और एक और बात, कुछ खास तरह के साइड से लगने वाले फोर्स होते हैं, लैटरल शियर फोर्स, उनके लिए ये शायद थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। समझ गया। तो फायदे तो हैं, पर डिजाइन में सावधानी जरूरी है। अच्छा, इन स्रोतों में कुछ डिजाइन की बातों का भी जिक्र है, जैसे फ्लैंज की प्रभावी चौड़ाई। ये क्या होता है? इफेक्टिव विड्थ? हाँ, इफेक्टिव विड्थ। देखिए, फ्लैंज तो स्लैब का हिस्सा है, तो वो काफी चौड़ा हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल। पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम ये नहीं मान सकते कि पूरी की पूरी चौड़ाई बीम को सपोर्ट कर रही है। तो प्रभावी चौड़ाई या इफेक्टिव विड्थ वो हिस्सा है फ्लैंज का जिसे हम मानते हैं कि वो असल में बीम की मदद कर रहा है लोड लेने में। अच्छा, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है? हाँ, और ये कितनी होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीम अकेली है, आइसोलेटेड है, या लगातार कई बीम्स लगी हैं, या फिर कोने पे है, मतलब एल शेप बना रही है। ओके। इसके लिए स्टैंडर्ड कोड्स में जैसे अपना IS 456 है, उसमें फॉर्मूले दिए हुए हैं। मतलब हर केस के लिए अलग कैलकुलेशन? और बीम की गहराई या उसमें जो स्टील यानी सरिया लगता है उसके बारे में भी कुछ खास नियम है। हाँ बिल्कुल, वेब की चौड़ाई तो है ही, साथ में बीम की कुल गहराई मतलब डेप्थ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आमतौर पर बीम की लंबाई यानी स्पैन के हिसाब से तय होती है, लगभग स्पैन का 110 से 120वां हिस्सा। ओके। और स्टील की बात करें तो इसमें नियम है कि कम से कम कितना टेंशन स्टील डालना है ताकि क्रैकिंग ना हो, और ज्यादा से ज्यादा कितना डाल सकते हैं ताकि कंक्रीट सही से दब सके और जाम ना हो जाए। मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट्स हैं? हाँ, ये लिमिट्स बीम के साइज और कंक्रीट और स्टील की ग्रेड पर निर्भर करती हैं। और एक और जरूरी चीज, फ्लैंज में भी थोड़ा एक्स्ट्रा स्टील डालते हैं साइड में, ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। अच्छा, फ्लैंज में भी क्यों? वो फ्लैंज को वेब के साथ ठीक से जोड़े रखने और उसे मजबूती देने के लिए जरूरी है ताकि वो लोड के नीचे बकल न कर जाए। ये सब तो काफी टेक्निकल डिटेल्स हैं डिजाइन की। क्या इन स्रोतों में ये भी बताया है कि डिजाइन करते कैसे हैं, मतलब मेथड्स क्या है? हाँ, मेथड्स की बात दी है। इसमें 2 मुख्य तरीके बताए गए हैं। एक पुराना तरीका है वर्किंग स्ट्रेस मेथड और एक नया लिमिट स्टेट मेथड। आजकल लिमिट स्टेट मेथड ज्यादा चलता है। ओके। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसमें, न्यूट्रल एक्सिस का। न्यूट्रल एक्सिस ये क्या होता है? ये बीम के क्रॉस सेक्शन में, मतलब अगर बीम को काट कर देखें तो एक ऐसी लाइन होती है जहां ना कंप्रेशन होता है ना टेंशन, मतलब ना दबाव ना खिंचाव। अच्छा, बीच की लाइन जैसी? हाँ, एक तरह से। अब मजे की बात यह है कि अगर ये न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज के अंदर ही आ जाती है, मतलब टी के ऊपर वाले हिस्से में? हाँ, उसी में, तो फिर टी बीम का डिजाइन बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर बीम जैसा ही हो जाता है जिसकी चौड़ाई फ्लैंज की इफेक्टिव विड्थ के बराबर मान लेते हैं। अरे, तो ये तो डिजाइन को आसान बना देता होगा कई बार। हाँ बिल्कुल, अगर न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में है तो कैलकुलेशन काफी सीधी हो जाती है। और अगर बीम कोने पे हो, मतलब एल बीम, उसका क्या? एल बीम थोड़ी अलग है क्योंकि उसमें फ्लैंज एक ही तरफ होता है ना। सही बात है। तो उसका डिजाइन सिर्फ बेंडिंग के लिए नहीं करते, बल्कि उसमें मरोड़ यानी टॉर्जन का असर भी देखना पड़ता है, तो उसका डिजाइन थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओके, टॉर्जन भी। हाँ, पर कुल मिलाकर चाहे टी बीम हो या एल बीम, स्रोतों से ये तो साफ है कि ये डिजाइन अक्सर सादी रेक्टेंगुलर बीम से ज्यादा किफायती साबित होते हैं।
तो मतलब कुल मिलाकर टी बीम एक स्मार्ट तरीका है मजबूती और बचत दोनों पाने का। बस डिजाइन करते वक्त वो फ्लैंज और वेब का कनेक्शन और उस पर आने वाले अलग अलग स्ट्रेस का ध्यान रखना होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये स्रोत हमें यही दिखाते हैं कि क्यों टी बीम कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में एक अहम और काफी असरदार डिजाइन चॉइस है। वैसे जाते जाते एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि मान लीजिए हमें डिजाइन शुरू करना है, तो बीम पर जो लोड आ रहा है उसका टाइप कैसा है? लोड का टाइप मतलब वो वजन एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है या पूरी लंबाई पर फैला हुआ है? वो वजन स्थिर है या हिलता डुलता डायनामिक है? हाँ, ये तो फर्क डाल सकता है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि इस लोड के टाइप का टी बीम और रेक्टेंगुलर बीम के बीच चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है, खासकर जब हम लागत और परफॉर्मेंस दोनों में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो? दिलचस्प सवाल है, इस पर सोचना पड़ेगा। स्वागत है। आज हम इमारतों की बुनियाद मतलब आरसीसी कॉलम और उनकी फुटिंग की डिजाइन पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, हमारे पास कुछ तकनीकी नोट्स हैं और IS 456-2000 कोड भी। बिल्कुल। तो हमारा लक्ष्य है इन स्रोतों से जरूरी बातें निकालना ताकि ये डिजाइन आसानी से समझ आ सके। हाँ, बिना ज्यादा उलझे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉलम, ये क्या है? मतलब ये एक वर्टिकल मेंबर है जो लोड को नीचे नींव तक ले जाता है। हाँ, है ना? बिल्कुल, यही इसका काम है। और IS 456 कोड बताता है कि इसे कैसे डिजाइन करना है। अच्छा, कॉलम को अलग अलग तरह से बांटा भी जाता है, जैसे आकार के हिसाब से। हाँ, आकार जैसे आयताकार, गोल, और एक और जरूरी चीज है स्लेंडरनेस रेशो। स्लेंडरनेस रेशियो वो क्या होता है? ये कॉलम की प्रभावी लंबाई और उसकी सबसे कम चौड़ाई का अनुपात है। आसान भाषा में ये बताता है कि कॉलम कितना पतला है। अच्छा। और इसी से तय होता है कि कॉलम शॉर्ट है या लॉन्ग। अगर रेशियो 3 से 12 के बीच है तो शॉर्ट, और 12 से ज्यादा है तो लॉन्ग कॉलम में बकलिंग का खतरा ज्यादा होता है। बकलिंग मतलब मुड़ जाना। हाँ, जैसे कोई पतली छड़ी को दबाओ तो वो बीच से मुड़ जाती है। शॉर्ट कॉलम में ये खतरा कम होता है। समझ गया। एक और चीज है मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी। कहा गया है कि लोड कभी एकदम सेंटर में नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल। असल में ऐसा मानना मुश्किल है कि लोड बिल्कुल सेंटर पर ही आएगा। तो डिजाइन में थोड़ी एक्सेंट्रिसिटी मानकर चलते हैं, कम से कम 20 mm। सही। कोड कहता है कैलकुलेशन में भले ही शून्य आए, कम से कम 20 mm या L500 प्लस D30 जो भी ज्यादा हो उतना मानो। ये कॉलम को थोड़ी बेंडिंग झेलने की ताकत देता है, एक तरह की सेफ्टी। ठीक है, अब बात करते हैं सरियों की, रीइंफोर्समेंट। हाँ, इसमें मुख्य होते हैं लंबे सरिये, मतलब लॉन्गिट्यूडनल बार्स। इनका क्या काम है? यही कंक्रीट के साथ मिलकर कॉलम का मेन लोड उठाते हैं। इनका साइज और मात्रा भी तय होती होगी? हाँ, बिल्कुल। कम से कम 12 mm व्यास के होने चाहिए और कुल एरिया कॉलम के क्रॉस सेक्शन का 0.8% से कम नहीं। और ज्यादा से ज्यादा 6% से ज्यादा नहीं। कम हुआ तो कंक्रीट पर टेंशन आ सकती है, ज्यादा हुआ तो कंक्रीट ठीक से भरेगा नहीं, पकड़ कमजोर होगी। अच्छा, और गोल कॉलम और आयताकार कॉलम में इनकी संख्या भी अलग अलग होती है? हाँ, आयताकार में कम से कम 4 सरिये और गोल में कम से कम 6 होने चाहिए। और इन लंबे सरियों को अपनी जगह पर कैसे रखते हैं? उसके लिए होते हैं लैटरल टाइज या फिर स्पाइरल सरिये। टाइज और स्पाइरल? हाँ, ये छोटे सरिये होते हैं जो मुख्य सरियों को चारों ओर से घेरते हैं, उन्हें बकल होने से रोकते हैं। जैसे बैरल पर छल्ले होते हैं? बिल्कुल वैसा ही समझे। टाइज आयताकार कॉलम में लगते हैं, स्पाइरल गोल में। सुना है स्पाइरल वाले कॉलम ज्यादा मजबूत होते हैं। हाँ, टाइड कॉलम की तुलना में उनकी लोड क्षमता करीब 5% ज्यादा होती है। वो कंक्रीट को ज्यादा अच्छे से कन्फाइन करते हैं और टाइज के सिरे 135 डिग्री पर मोड़ना बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि वो कंक्रीट में ठीक से एंकर हो जाएं, खुले नहीं। समझ गया। तो कॉलम ने लोड ले लिया, अब ये लोड नीचे फुटिंग में जाएगा। हाँ, फुटिंग का काम है इस लोड को बड़े एरिया में फैलाकर जमीन में ट्रांसफर करना। फुटिंग डिजाइन में क्या खास है? इसमें सबसे जरूरी है कंक्रीट कवर, मतलब सरियों के नीचे कंक्रीट की मोटाई कितनी होनी चाहिए? अगर फुटिंग सीधे मिट्टी के संपर्क में है तो कम से कम 50 mm। ये सरियों को नमी और मिट्टी के केमिकल से बचाता है, जंग लगने से रोकता है। अच्छा, 50 mm। और फुटिंग के किनारों की मोटाई? मिट्टी पर रखी फुटिंग के लिए कम से कम 150 mm और अगर पाइल के ऊपर है तो कम से कम 300 mm। फुटिंग फेल कैसे हो सकती है? कई तरीके हैं। बेंडिंग में फेल हो सकती है,
वन वे शेयर में हो सकती है, और एक बहुत खतरनाक है टू वे शेयर, जिसे पंचिंग शेयर भी कहते हैं। पंचिंग शेयर, ये क्या है? इसमें कॉलम फुटिंग को फाड़कर नीचे धंसने की कोशिश करता है। जैसे आप किसी मोटे कागज पर नुकीली चीज से दबाएं तो वो पंच हो जाता है। ओहो, ये तो खतरनाक है। हाँ, इसका क्रिटिकल सेक्शन कॉलम के फेस से D2 दूरी पर चारों ओर होता है। वहां शेयर स्ट्रेस चेक करना बहुत जरूरी है। D यहाँ फुटिंग की प्रभावी गहराई है। एक और शब्द सुना था, डॉवेल बार्स, ये क्या होते हैं? डॉवेल बार्स असल में छोटे सरिये होते हैं जो कॉलम के बेस से निकलकर फुटिंग में जाते हैं। इनका काम? ये कॉलम से लोड को फुटिंग में स्मूथली ट्रांसफर करने में मदद करते हैं, खासकर जब कॉलम और फुटिंग के कंक्रीट की स्ट्रेंथ अलग हो। ये कनेक्शन बनाते हैं। इनकी भी कोई मिनिमम मात्रा होती है? हाँ, कोड कहता है इनका कुल एरिया कॉलम के एरिया का कम से कम 0.5% होना चाहिए। तो हमने कॉलम के डिजाइन की कई बातें समझी, कैसे उसे क्लासिफाई करते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो, एक्सेंट्रिसिटी। हाँ, और फिर रेनफोर्समेंट, मतलब लंबे सरिये, टाइज, स्पाइरल। और फिर फुटिंग का डिजाइन, कंक्रीट कवर, मोटाई और सबसे जरूरी पंचिंग शेयर से बचाव। बिल्कुल। और ये सोचना भी मतलब कितना दिलचस्प है कि ये छोटी छोटी चीजें, जैसे कवर कितना रखना है या टाई का हुक कैसे मोड़ना है, पूरी बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए कितनी जरूरी है। सही काम, हर डिटेल मायने रखती है। हाँ, ये सब मिलकर तय करते हैं कि इमारत अपना लोड सुरक्षित रूप से उठा पाएगी या नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है। क्या? जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल और टेक्नोलॉजी बदल रही है, क्या ये डिजाइन के नियम जो आज हम IS कोड में पढ़ रहे हैं, भविष्य में बदलेंगे? क्या हम और भी बेहतर और सुरक्षित डिजाइन बना पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। शायद अगली बार इस पर बात करें। जरूर, नई तकनीकों का असर देखना दिलचस्प होगा। स्वागत है। आज हम कुछ स्रोतों के जरिए प्रतिधारक दीवारों पर बात करने वाले हैं, रिटेनिंग वॉल्स। ये वो दीवारें हैं जो मतलब मिट्टी को अपनी जगह पर रखती हैं, खासकर ढलानों पर वगैरह। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों से समझना कि ये बनती कैसे हैं, कितने तरह की हैं और सबसे जरूरी, ये खड़ी कैसे रहती हैं। तो शुरू करते हैं। ये दीवारें ना असल में इंजीनियरिंग का एक कह सकते हैं कमाल है, क्योंकि ये लगातार मिट्टी के दबाव का सामना करती हैं। स्रोत बताते हैं कि इनका मेन काम है कटाव रोकना और मिट्टी को खिसकने से बचाना भी। बिल्कुल, ये सिर्फ रोकती नहीं, संभालती है मिट्टी को। अगर हम एक आम प्रकार देखें, जैसे कैंटिलीवर दीवार, तो इसके कुछ खास हिस्से होते हैं जो सब मिलकर काम करते हैं। हाँ, स्रोतों में पढ़ा मैंने, स्टेम, टो और हील। ये क्या काम करते हैं, थोड़ा बताएंगी? जरूर। देखिए, स्टेम तो दीवार का वो सीधा खड़ा हिस्सा है जो बिल्कुल मिट्टी के सामने होता है। फिर है टो, मतलब आगे का पंजा। ये दीवार को आगे की तरफ पलटने से रोकने में मदद करता है। अच्छा। और हील वो पीछे का हिस्सा है। इसका काम आप समझिए जैसे हम पैर पीछे फैलाकर खड़े होते हैं ना, ताकि कोई धक्का ना दे सके। हाँ हाँ, वैसे ही ये पीछे की मिट्टी का वजन इस्तेमाल करके दीवार को टिकाए रखती है। इसी पर भराव का भार सबसे ज्यादा आता है। और वो वीप होल्स का भी जिक्र था, छोटे छेद। ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। मतलब दीवार बनाते वक्त सिर्फ मिट्टी नहीं, पानी का भी सोचना पड़ता है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। देखिए, मिट्टी में अगर पानी फंस जाए तो वो दीवार पर एक्स्ट्रा दबाव डालता है। तो ये वीप होल्स उस पानी को बाहर निकाल देते हैं, जिससे दबाव कम हो जाता है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि इनका फासला करीब 5 मीटर हॉरिजॉन्टल और कोई 2 मीटर वर्टिकल रखना चाहिए। समझ गया। तो ये तो हुई कैंटिलीवर दीवार की बात, लेकिन क्या हर जगह यही डिजाइन चलता है, या स्रोत कुछ और तरह की दीवारों के बारे में भी बताते हैं? नहीं, जरूरतें अलग तो डिजाइन भी अलग। बिल्कुल। जैसे एक होती है ग्रेविटी दीवार। ये तो अपने भारी वजन से ही मिट्टी को रोक लेती है। सोचिए, पत्थर की या सादे कंक्रीट की मोटी सी दीवार। अच्छा, मतलब वजन ही काफी है। जी। फिर T आकार और L आकार की दीवारें भी हैं। ये प्रबलित कंक्रीट यानी RCC की बनती हैं और ये करीब 6 मीटर ऊंचाई तक के लिए ठीक रहती हैं। इनमें स्टील का इस्तेमाल होता है। और अच्छा, मान लीजिए भराव बहुत ज्यादा ऊंचा हो, 6 मीटर से भी ज्यादा, तब? हाँ, उसके लिए फिर काउंटरफोर्ट दीवार होती है। इसमें क्या होता है कि दीवार के पीछे वो जो स्टेम और हील स्लैब है ना, हाँ, उनको जोड़ने के लिए तिकोने कंक्रीट के पश्ते,
मतलब काउंटरफोर्ट्स बने होते हैं। ये उसे एक्स्ट्रा मजबूती देते हैं। समझ गया। अब जरा डिजाइन पर आते हैं, खासकर स्टील पर, मतलब रीइंफोर्समेंट। स्रोत कहते हैं कि इसे सही जगह लगाना बहुत बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? देखिए, कंक्रीट जो है ना, वो दबाव तो अच्छा झेल लेता है, कंप्रेशन, पर खिंचाव मतलब टेंशन में कमजोर होता है। तो स्टील का काम है उस खिंचाव को संभालना। अच्छा। इसलिए ये जानना दिलचस्प है कि स्टील लगता कहाँ है। ठीक उन जगहों पर जहां कंक्रीट में खिंचाव आने का डर रहता है। जैसे स्टेम में मिट्टी के दबाव से अंदर की तरफ खिंचाव आता है, तो मेन स्टील वहीं लगता है। अंदर की तरफ मतलब मिट्टी वाली साइड? जी हाँ, बिल्कुल। और टो स्लैब में नीचे की तरफ और हील स्लैब में ऊपर की तरफ। तो ये दिखाता है कि डिजाइन सिर्फ मजबूती का नहीं, बल्कि तनाव को सही जगह पर मैनेज करने का है। और ये जो बेस होता है, आधार, उसकी चौड़ाई और मोटाई का भी कुछ हिसाब किताब होता होगा? हाँ, बिल्कुल। जानकारी के हिसाब से आधार की चौड़ाई आमतौर पर दीवार की कुल ऊंचाई h मान ले तो उसका 40 से 60% होती है, मतलब 0.4 h से 0.6 h। ठीक है। और मोटाई h10 से h15 के बीच, पर कम से कम 30 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए। चलिए अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, स्थिरता, स्टेबिलिटी। ये दीवारें आखिर खड़ी कैसे रहती हैं और क्या वजह हो सकती हैं इनके गिरने की? स्थिरता ही सब कुछ है, बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत दो मुख्य खतरों के बारे में बताते हैं। पहला है पलटना, ओवरटर्निंग, मतलब मिट्टी का जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर है वो दीवार को उसके अगले किनारे टो पर घुमाने की कोशिश करता है। इसे रोकने के लिए जो रोकने वाले बल हैं, जैसे दीवार का अपना वजन, उनका पलटने वाले बल के मुकाबले एक अनुपात होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये 1.55 से ज्यादा होना चाहिए। ये एक तरह का सेफ्टी मार्जिन है। ठीक है, पलटना हो गया। और दूसरा खतरा? दूसरा है फिसलना, स्लाइडिंग, मतलब दीवार का अपनी नींव पर ही आगे सरक जाना। अच्छा। इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.40 से ज्यादा चाहिए। और फिसलने से रोकने के लिए कई बार बेस के नीचे एक शियर की भी बनाते हैं। शियर की, वो क्या होता है? आप समझिए जैसे जमीन में कंक्रीट का एक छोटा सा हिस्सा नीचे की तरफ बढ़ा दिया हो, एक स्पीड ब्रेकर जैसा। वो दीवार को आगे खिसकने से मतलब फिजिकली रोकता है। दिलचस्प है। एक और नियम का जिक्र है, मध्य तिहाई नियम, मिडिल थर्ड रूल। ये क्या चीज है और क्यों जरूरी है? हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। ये नियम कहता है कि दीवार पर जितने भी बल लग रहे हैं, उन सबका जो रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब परिणामी बल, हाँ, वो आधार के, बेस के बीच के 1/3 हिस्से के अंदर ही पड़ना चाहिए, मतलब E लेस देन B6। अच्छा, पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि बेस के नीचे जो जमीन है उस पे दबाव करीब करीब एक जैसा रहे, कहीं भी खिंचाव, टेंशन पैदा ना हो। अगर दबाव एक किनारे पर बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा? वो जमीन धंस सकती है और फिर पूरी दीवार झुक सकती है या नींव ही फेल हो सकती है। समझ गया। तो कुल मिलाकर देखें तो प्रतिधारक दीवारें काफी जटिल संरचनाएं जो मिट्टी को साधने का काम करती हैं। इन स्रोतों से हमने उनके हिस्से समझे, स्टेम, टो, हील, प्रकार देखे, ग्रेविटी, यूटीएल, काउंटरफोर्ट, और डिजाइन में स्टील की क्या भूमिका है और स्थिरता के लिए क्या जरूरी है, पलटने और फिसलने से बचाओ, और वो मध्य तिहाई नियम, ये सब समझा। जी हाँ। और यहाँ ना एक सोचने वाली बात निकलती है। हमने देखा कि दीवार का डिजाइन मिट्टी के दबाव पर कितना निर्भर करता है ना? हाँ, बिल्कुल। पर मिट्टी तो कई तरह की होती है, कहीं रेतीली, कहीं चिकनी, कहीं पथरीली भी। तो सोचिए, अलग अलग तरह की मिट्टी के लिए एक जैसी दिखने वाली दीवार के अंदरूनी डिजाइन में, जैसे कितना स्टील लगेगा या कंक्रीट कितना मोटा होगा, कितने कितने बड़े बदलाव करने पड़ते होंगे। ये दिखाता है कि हर प्रोजेक्ट अपने आप में यूनिक होता है। स्वागत है। कभी सोचा है वो पानी की टंकी जो छत पर रखी है, या ये जो इमारतें हैं, पुल हैं, ये सालों साल कैसे टिके रहते हैं? मतलब गिरते क्यों नहीं, लीक क्यों नहीं होते? इसके पीछे ना कमाल की इंजीनियरिंग है, और आज हम इसी के दो अहम पहलुओं पर बात करेंगे। एक तो पानी की टंकियों का डिजाइन, और दूसरा वो मॉडर्न तरीका, लिमिट स्टेट डिजाइन, जो इन्हें सेफ रखता है। हमारे पास कुछ तकनीकी दस्तावेज हैं, तो कोशिश रहेगी कि इनमें से काम की बातें निकालकर आसान भाषा में समझें। तो शुरू करें पानी की टंकियों से। ये ज्यादातर गोली क्यों होती हैं? कुछ खास वजह? हाँ बिल्कुल, खासकर जो बड़ी टंकियां होती हैं ना, वो अक्सर गोलाकार ही मिलेंगी। इनके डिज़ाइन में कुछ खास तरीके इस्तेमाल होते हैं, जैसे राइसनर विधि।
ये बेसिकली गोल या कर्व्ड सतहों में स्ट्रेस मतलब तनाव और दबाव को सही कैलकुलेट करने में मदद करती है। अच्छा। और आपने शायद ध्यान दिया हो, छत अक्सर गुंबद जैसी होती है, डोम शेप। हाँ देखा है। वो दिखने में भले ही पतली लगे, पर वो आकार ऐसा है कि वजन को बहुत अच्छे से फैला देता है। तो कम मोटाई में भी ज्यादा मजबूती मिल जाती है ना इंजीनियरिंग का कमाल। सही बात। और बेस मतलब आधार, वो फ्लैट भी हो सकता है या जरूरत के हिसाब से थोड़ा कोनिकल मतलब शंक्वाकार। ओके, तो शेप तो जरूरी है, पर इसमें मटेरियल कौन सा लगता है? कंक्रीट और स्टील है ना? हाँ, इनका क्या रोल है? हाँ बिल्कुल, कंक्रीट और स्टील, इनके अनुज्ञेय प्रतिबल यानी परमिसिबल स्ट्रेसेस बहुत जरूरी होते हैं डिजाइन में। अनुज्ञेय प्रतिबल मतलब वो सेफ लिमिट हाँ। कि मटेरियल कितना स्ट्रेस झेल सकता है बिना फेल हुए। जैसे IS 3370 कोड है, वो बताता है कि पानी की टंकी के लिए कम से कम M30 ग्रेड का कंक्रीट यूज करना है और पानी सीमेंट का रेशियो भी कंट्रोल में रखना होता है, 0.45 से ज्यादा नहीं, ताकि कंक्रीट ड्यूरेबल बने, उसमें छेद कम हो। और स्टील को जंग से बचाने के लिए? उसके लिए कंक्रीट का कवर मतलब एक मोटी परत कम से कम 45 mm की होनी चाहिए। ये सब कोड में दिया होता है। समझ गया। तो कंक्रीट तो मजबूती दे रहा है, पर मैंने सुना है कंक्रीट टेंशन मतलब खिंचाव में वीक होता है। टंकी में तो पानी बाहर की तरफ धक्का देगा, खिंचाव पैदा करेगा। एकदम सही पकड़ा। कंक्रीट कंप्रेशन यानी दबाव बहुत अच्छे से लेता है, पर टेंशन में उतना अच्छा नहीं है। तो फिर यहीं पर स्टील काम आता है, जिसे हम रीइंफोर्समेंट या प्रबलन कहते हैं। ये कंक्रीट को वो जरूरी खिंचाव झेलने की ताकत, टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। अच्छा। जो स्टील पानी के कांटेक्ट में आएगा उसके लिए भी एक अलाउड स्ट्रेस लिमिट है, 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और एक बात, कंक्रीट जब सूखता है ना तो सिकुड़ता है, जिससे हल्की दरारें आ सकती हैं। हाँ, श्रिंकेज क्रैक्स। जी हाँ, उनको कंट्रोल करने के लिए भी कम से कम 0.30% स्टील डालना जरूरी होता है। और गोलाकार टंकी में जो पानी का प्रेशर बाहर की तरफ लगता है, उससे दीवार में एक गोल खिंचाव आता है, जिसे हुप टेंशन कहते हैं। हुप टेंशन? हाँ, उसका एक फॉर्मूला भी है, T = WHD²। इससे कैलकुलेट करते हैं कि कितना स्टील चाहिए इस टेंशन को सहने के लिए। फिर उसे गोल्ड रिंग्स के रूप में हॉरिजॉन्टल रिंग्स लगा देते हैं। और दीवार की मोटाई भी नॉर्मली 15 सेंटीमीटर से कम नहीं रखते। तो मतलब पानी की टंकी में दरारें रोकना, प्रेशर झेलना, ये सब बहुत जरूरी है। और ये जरूरतें किसी बड़े डिजाइन प्रिंसिपल का हिस्सा लगती हैं, है ना? बिल्कुल। ये सब हमें लिमिट स्टेट डिजाइन यानी LSM की तरफ ले जाता है। ये स्ट्रक्चरल डिजाइन का एक कह सकते हैं मॉडर्न तरीका है। सिर्फ टंकियों के लिए या और भी स्ट्रक्चर्स के लिए? नहीं, ये आजकल लगभग हर मॉडर्न स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होता है, चाहे पुल हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी। इसका मेन मकसद है कि स्ट्रक्चर अपनी पूरी लाइफ में सेफ रहे, सर्विसेबल रहे मतलब इस्तेमाल करने लायक रहे, और साथ में इकोनॉमिकल भी हो। सेफ और सर्विसेबल, LSM में इसका क्या मतलब है? ये पुराने तरीकों से जैसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड से कैसे अलग है? गिर जाना? हाँ, मतलब वो स्थिति जब स्ट्रक्चर फेल हो सकता है, गिर सकता है, टूट सकता है, जैसे बेंडिंग में या शेयर में। सेफ्टी सबसे पहले। और दूसरा है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। इसमें यह देखा जाता है कि नॉर्मल यूज में स्ट्रक्चर ठीक से परफॉर्म करे, जैसे उसमें बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन मतलब झुकाव न हो, वाइब्रेशन ज्यादा न हो, और दरारें एक लिमिट में रहें। दरारें आपने फिर जिक्र किया। पानी की टंकी में तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। हाँ, जाहिर है कंक्रीट में हल्की दरारें तो आती हैं, उन्हें पूरी तरह रोक नहीं सकते, पर LSM ये पक्का करता है कि दरारें इतनी चौड़ी ना हो कि पानी लीक करे या स्टील में जंग लगने लगे। तो इसकी भी कोई लिमिट होती होगी? जी हाँ, IS कोड बताता है कि माहौल के हिसाब से दरार की चौड़ाई कितनी हो सकती है। आमतौर पर 0.1 mm से 0.3 mm के बीच। 0.1 mm, ये तो बाल जितना पतला हुआ। बिल्कुल, बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। और LSM में सेफ्टी कैसे पक्की होती है? आपने कहा ये WSM से अलग है। हाँ, इसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स इस्तेमाल होते हैं। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स ये क्या हैं? ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए आप जानते हैं कि कोई रस्सी 100 किलो उठा सकती है, पर जब आप इससे सामान उठाएंगे तो आप मानेंगे कि रस्सी सिर्फ 70 किलो ही उठा सकती है। मतलब आपने मटेरियल की स्ट्रेंथ को असल से कम माना।
अच्छा, और साथ ही आप ये भी मानेंगे कि जो सामान उठाना है वो असल में 100 किलो नहीं बल्कि 120 किलो है। मतलब आपने लोड को असल से ज्यादा माना। अरे वाह। तो मतलब इंजीनियर जानबूझकर मटेरियल को थोड़ा कमजोर और लोड को थोड़ा ज्यादा मानकर डिजाइन करते हैं। हाँ, कह सकते हैं। कंक्रीट की स्ट्रेंथ के लिए फैक्टर करीब 1.5 लेते हैं कोलैप्स में, और स्टील के लिए 1.15, और लोड के लिए जैसे डेड लोड और लाइव लोड मिलाकर 1.5 का फैक्टर लगा देते हैं। तो इससे एक तरह का डबल सेफ्टी बफर बन जाता है। ये तो काफी स्मार्ट तरीका है। तो अगर संक्षेप में समझें, पानी की टंकी का डिजाइन सिर्फ एक ढांचा खड़ा करना नहीं है, उसमें हुप टेंशन, मटेरियल की प्रॉपर्टीज, दरारें कंट्रोल करना, कोड के नियम, ये सब देखना पड़ता है। और लिमिट स्टेट डिजाइन वो मॉडर्न सोच है जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर और मटेरियल के असल बर्ताव को समझकर हमारे स्ट्रक्चर्स को सेफ, ड्यूरेबल और सर्विसेबल बनाती है। बिल्कुल सही कहा। और ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि यही प्रिंसिपल्स कैसे पक्का करते हैं कि हमारे आसपास जो भी बना है, चाहे वो पानी की टंकी हो या बड़ा सा फ्लाईओवर, वो न सिर्फ खड़ा रहे बल्कि दसों तक सेफ तरीके से काम करता रहे। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार जब किसी ऊंची पानी की टंकी या कंक्रीट के पुल को देखें तो जरा सोचिएगा, इसके डिजाइन में लिमिट स्टेट के कौन से पहलू, मतलब कोलैप्स या सर्विसिबिलिटी, ज्यादा क्रिटिकल रहे होंगे। क्या दरारों को रोकना सबसे बड़ा चैलेंज था या कोई खास तरह का लोड झेलना? सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है ना? नमस्कार। आज हम इंजीनियरिंग की दुनिया की एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक पर बात करेंगे। यह है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, जिसे पीएससी भी कहते हैं। हमारे पास कुछ तकनीकी जानकारी भी हैं, जैसे आरसीसी 304 YCT से कुछ पॉइंट्स। तो आज हम इसी एडवांस्ड कंक्रीट को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये है क्या, क्यों इस्तेमाल होती है, और जो नॉर्मल आरसीसी हम देखते हैं उससे कैसे अलग है। एक मजेदार बात से शुरू करते हैं। आईएस कोड कहता है कि पीएससी स्ट्रक्चर आरसीसी वालों से पतले भी हो सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इसे। अच्छा, तो इसका जो बिल्कुल बेसिक आइडिया है वो क्या है? देखिए, इसका फंडा ये है कि हम कंक्रीट पर कोई बाहरी लोड, मतलब कोई वजन आने से पहले ही उसके अंदर जानबूझकर एक अंदरूनी दबाव पैदा कर देते हैं। लोड आने से पहले ही दबाव? ये सुनने में थोड़ा अजीब है। मतलब ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, ये थोड़ा उल्टा लगता है, पर इसके पीछे एक बहुत ठोस कारण है। देखिए, कंक्रीट जो है वो दबाव तो खूब झेल लेता है, पर खिंचाव मतलब टेंशन में कमजोर होता है। हाँ, ये तो है। तो जब किसी बीम या पुल पर वजन पड़ता है तो उसके नीचे वाले हिस्से में खिंचाव आता है। इससे दरारें पड़ सकती हैं। ये जो हमने पहले से अंदरूनी दबाव डाला है ना, वो इस बाहरी खिंचाव का मुकाबला करता है, उसे एक तरह से कैंसिल कर देता है। अच्छा। नतीजा ये होता है कि कंक्रीट में खिंचाव आता ही नहीं या बहुत ही कम आता है, तो दरारें पड़ने का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। समझ गया। मतलब ये एक तरह की प्री लोडेड तैयारी है ताकि बाद में आने वाले टेंशन से निपटा जा सके। पर इसके लिए तो मटेरियल भी खास लगता होगा। आम सरिये तो नहीं चलते होंगे? बिल्कुल सही। इसमें साधारण माइल्ड स्टील के सरिये नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा खिंचाव झेल सकने वाली स्टील की तारें या केबल्स लगती हैं। इन्हें टेंडेंस कहते हैं। इनकी ताकत आम स्टील से आप समझिए कई गुना ज्यादा होती है। कई गुना? अच्छा। और कंक्रीट भी मामूली नहीं होता। बहुत हाई ग्रेड का कंक्रीट चाहिए, जैसे M30 या M40 से भी ज्यादा मजबूत। वो क्यों? ताकि वो जो शुरू में हम दबाव डाल रहे हैं उसे झेल सके, और साथ ही वक्त के साथ लोड के नीचे दबे नहीं, जिसे टेक्निकल भाषा में क्रीप कहते हैं, उसे भी कंट्रोल करना होता है। तो फायदे तो साफ दिख रहे हैं, जैसे सेक्शन पतला हो सकता है, दरारें नहीं आती। और क्या फायदे हैं इसके, और क्या कुछ नुकसान भी हैं? हर चीज के होते हैं वैसे तो। हाँ, फायदे तो हैं, जैसे स्ट्रक्चर हल्का बनता है, ज्यादा टिकाऊ होता है, बहुत लंबे स्पैन बनाना मुमकिन होता है, जैसे पुलों में 2 पिलर के बीच की दूरी, और बीम का जो झुकना होता है, डिफ्लेक्शन, वो भी कम होता है। ठीक है। लेकिन हाँ, कमियां भी हैं। पहली बात तो ये कि इसे बनाने के लिए बहुत कुशल कारीगर चाहिए, आम मिस्त्री नहीं कर सकते। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल बहुत सख्त रखना पड़ता है। मटेरियल भी महंगा आता है, हाई स्ट्रेंथ स्टील और कंक्रीट दोनों। और एक बड़ा रिस्क ये है कि अगर किसी वजह से वो अंदर की स्टील की तारों में, मतलब टेंडेंस में जंग लग जाए या वो खराब हो जाए, तो पूरा स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। ये तो गंभीर बात है। अच्छा, आपने कहा कि इसमें स्टील की तारों को खींचकर कंक्रीट में दबाव डालते हैं। क्या ऐसे करने के तरीके भी अलग-अलग हैं? हाँ, मोटे तौर पर 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है प्री टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग? जी,
इसमें क्या करते हैं कि तारों को या टेंडन्स को पहले खींचते हैं एक फ्रेम में, फिर उनके चारों तरफ कंक्रीट डाल देते हैं। जब कंक्रीट सेट हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तब तारों को फ्रेम से काट देते हैं। तो तारों का जो खिंचाव है वो बॉन्ड के जरिए कंक्रीट में ट्रांसफर होकर उसे दबा देता है। अच्छा, ये तो फैक्ट्री वगैरह में होता होगा। हाँ बिल्कुल, ये तरीका फैक्ट्री में एक साथ बहुत सारी चीजें बनाने के लिए बढ़िया है। जैसे रेलवे के स्लीपर बनते हैं या बिजली के खंबे, वो हॉयर सिस्टम या लॉन्ग लाइन मेथड इसी पर आधारित है। ओके, और दूसरा तरीका? दूसरा है पोस्ट टेंशनिंग। इसमें प्री का उल्टा होता है। पहले कंक्रीट का मेंबर जैसे बीम या स्लैब ढाल लेते हैं, लेकिन कंक्रीट डालते वक्त ही अंदर खाली पाइप या डक्ट छोड़ देते हैं तारों के लिए। ठीक है। जब कंक्रीट पूरी तरह मजबूत हो जाता है, तब इन डक्ट्स में तारें या टेंडन्स डाली जाती हैं। फिर उन्हें हाइड्रोलिक जैक से खींचा जाता है। खींचकर? हाँ, खींचकर सिरों पर खास तरह की कील या एंकर से जाम कर दिया जाता है। इससे कंक्रीट में दबाव आ जाता है। ये कहाँ इस्तेमाल होता है ज्यादा? ये तरीका आमतौर पर साइट पर ही किया जाता है। बड़े पुलों के गर्डर, बिल्डिंग के लंबे बीम या स्लैब बनाने में ये बहुत काम आता है। इसके भी कई सिस्टम हैं, जैसे फ्राइसनेट, मैग्नेल ब्लैटन वगैरह। तो ये जो शुरू में हम इतना तनाव डाल देते हैं स्टील में, क्या वो हमेशा उतना ही बना रहता है या वक्त के साथ कुछ कम भी होता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। नहीं, ये तनाव हमेशा 100% नहीं रहता। वक्त के साथ इसमें कुछ न कुछ कमी आती ही है। इसे हम कहते हैं प्री स्ट्रेस के लॉस या लॉसेस इन प्री स्ट्रेस। लॉस? किस तरह के लॉस? कई वजह हैं। जैसे कंक्रीट खुद ही थोड़ा सिकुड़ता है, जी। श्रिंकेज, लोड के नीचे धीरे धीरे दबता है, क्रीप। स्टील के तारों का तनाव भी वक्त के साथ थोड़ा कम हो जाता है, रिलैक्सेशन। फिर जब पोस्ट टेंशनिंग में तारों को पाइप में खींचते हैं तो रगड़ से भी कुछ लॉस होता है। और जहां सिरों पर तारों को पकड़ा जाता है, एंकरेज, वहां भी थोड़ी स्लिप हो सकती है। ओह, काफी सारी वजह हैं। तो कितना फर्क पड़ जाता है अंदाजन? हाँ, ये सब मिला के ठीक ठाक लॉस हो जाता है। आमतौर पर मानते हैं कि प्री टेंशनिंग में करीब 18% तक और पोस्ट टेंशनिंग में लगभग 15% तक का टोटल लॉस हो सकता है। डिजाइन करते वक्त इन लॉसेस का हिसाब रखना पड़ता है। ठीक है। तो अगर हम अब आम आरसीसी जो घरों में लगती है और इस पीएससी की सीधी तुलना करें, तो वो मतलब मुख्य अंतर क्या है एक आम इंसान की समझने के लिए? देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो स्टील का है। आरसीसी में हम माइल्ड स्टील या HYSD बार डालते हैं। पीएससी में बहुत ज्यादा ताकत वाली तारें या स्ट्रैंड्स। दूसरा, आरसीसी में कंक्रीट का जो निचला हिस्सा होता है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, वो टेंशन झेलने में ज्यादा मदद नहीं करता, वो बस स्टील को अपनी जगह रखता है। जबकि पीएससी में क्योंकि हमने कंक्रीट को पहले ही दबा दिया है, तो पूरा का पूरा कंक्रीट सेक्शन ऊपर से नीचे तक लोड उठाने में कारगर होता है। अच्छा। इसीलिए पीएससी ज्यादा एफिशिएंट है, खासकर जब स्पैन बहुत लंबा हो या लोड बहुत भारी हो। ऐसी जगह आरसीसी का सेक्शन बहुत बड़ा और भारी बनाना पड़ेगा। पीएससी में वो पतला और हल्का हो सकता है। समझ गया। तो संक्षेप में कहें तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट एक स्मार्ट तरीका है कंक्रीट को पहले से ही चार्ज करके उसे ज्यादा मजबूत, ज्यादा एफिशिएंट, दरार मुक्त और लंबे स्पैन के लिए काबिल बनाने का। बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए आप इसे उन जगहों पे ज्यादा देखेंगे जहां या तो स्पैन बहुत लंबा है या लोड बहुत ज्यादा है, जैसे बड़े बड़े पुल, फ्लाईओवर, स्टेडियम की छतें, पानी के बड़े टैंक, न्यूक्लियर रिएक्टर की बाहरी दीवारें, रेलवे स्लीपर, समुद्री स्ट्रक्चर। काफी महत्वपूर्ण जगहों पर इस्तेमाल होता है ये। चलिए, अंत में अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने बात की कि पीएससी महंगा है, इसमें खास स्किल चाहिए, तो वो कौन सी खास आर्थिक या स्ट्रक्चरल ज़रूरतें होंगी जब कोई प्रोजेक्ट प्लानर ये सोचेगा कि हाँ, शुरू में भले ही ज़्यादा पैसा लग रहा है, लेकिन लंबे समय के फायदों को देखते हुए पारंपरिक आरसीसी की जगह प्री स्ट्रेस कंक्रीट इस्तेमाल करना ही बेहतर फैसला है।